आइए जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को। तो हमने पहली बार एक छोटा सा कार्यक्रम किया था जिसमें लगभग 15-20 मिनट हम थोड़ा सा एक्सेल का जिक्र किया था, और वो इसीलिए किया था कि आगे जब कभी हम एक्सेल की बात करें तो थोड़ा सा एक पृष्ठभूमि हमारे पास बन के तैयार हो। तो सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करूंगा और हम लोग बात शुरू करते हैं अपनी। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, मुझे कृपया अनुमति दे दें, वो डिसेबल किया हुआ है शायद स्क्रीन शेयरिंग। आप जैसा कि जानते हैं हम लोग सब कुछ प्रैक्टिकली ही करके देखते हैं। हाँ बिल्कुल आ गया है, तो मैं इसको खोल लेता हूं और आप मेरा एक्सेल शीट आप देख पाएंगे। तो ये मेरी एक्सेल शीट भी मैंने खोल ली है और अब हम बात शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो हमारी आपको सामने दिखाई दे रही है इसको हम लोग बोलते हैं वर्कशीट, और इसको स्प्रेडशीट भी बोला जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में एक बात आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब तक एक्सेल नहीं आया था उससे पहले कंपनियों को अपने अकाउंटिंग के काम करवाने के लिए और अपने फाइनेंस के काम करवाने के लिए अलग से टीमें रखनी पड़ती थी। अलग से कंपनियों को या तो वो कोई अपना कंसल्टेंट रखते थे, हायर करते थे, या काम आउटसोर्स किया करते थे। एक्सेल के आने के बाद लोगों ने स्टाफ में ही लोगों ने सीख लिया और काफी काम कंपनियों के भीतर ही होने लगा। तो ये बहुत बड़ा बदलाव ये लेकर के आई, और आज लगभग 85% के आसपास कंपनियां दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का प्रयोग करती हैं। तो इतना इसका व्यापक प्रभाव और इस्तेमाल आज हो रहा है। बहरहाल ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको स्प्रेडशीट भी बोलते हैं और इसको वर्कशीट भी बोलते हैं। ये जो आपको ये सामने दिखाई दे रहा है, अब स्प्रेडशीट इसमें क्या है? स्प्रेडशीट एक कॉमन नाम है, मतलब ये जितने भी इस तरह के प्रोग्राम होंगे, कुछ अन्य प्रोग्राम भी हैं जो इस तरह के होते हैं। मिसाल के तौर पर आपने लोटस 123 का नाम सुना हो, तो वो भी ऐसा ही एक प्रोग्राम था जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। या फिर आप गूगल का अगर इस्तेमाल करते हैं ऑनलाइन जाकर के डॉक्यूमेंट्स, तो उसमें भी एक ऐसा ही प्रोग्राम जैसा एक्सेल है वैसा गूगल का भी है। तो ये वहां पर अगर जनरल टर्म्स में कहें तो हम लोग इसको बोलते हैं स्प्रेडशीट, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट की टर्म्स में अगर कहें तो हम इसको बोलते हैं वर्कशीट। तो ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है ये आपकी एक वर्कशीट है जो आप सामने देख रहे हैं। तो ये फर्क है। अब ये प्रश्न पैदा होता है कि दिखने में तो ये हमें एक टेबल जैसी दिखाई दे रही है, जैसे हम वर्ड में टेबल बनाते हैं वैसी टेबल यहाँ पर भी है। तो क्या फर्क है दोनों में? तो फर्क यह है कि जब आप वर्ड में टेबल बनाते हैं तो वो मात्र एक छोटा सा ढांचा है और उसके अंदर कुछ डेटा आपने टाइप कर दिया है, लेकिन यहाँ पर ये एक इंटेलिजेंट एप्लीकेशन है, अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली सॉफ्टवेयर है, और इसमें गणनाओं की बहुत उत्कृष्ट किस्म की क्षमताएं मौजूद है जो कि वहां पर वर्ड में नहीं होती या दूसरे सॉफ्टवेयरों में नहीं होती। वहां सिर्फ वो प्रिंट आउट आप ले लेंगे बिल्कुल टेबल के फॉर्मेट में, बस इतना संभव है, या थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कैलकुलेशन कर लेंगे छोटा मोटा। लेकिन यहाँ पर ये पूरी तरह से अपने आप में एक तरह का गणनाओं पर आधारित एक सॉफ्टवेयर है जो यही काम करने के लिए आदर्श है, और ये दुनिया के बहुत सारे क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। विभिन्न इंडस्ट्रीज में, विभिन्न उद्योगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर टेबल बनाएंगे तो उसमें तो आप क्या 10 कॉलम, 12 कॉलम, 20 कॉलम बना लेंगे, लेकिन यहाँ पर तो आप देखिए, यहाँ पर तो कॉलमों की कोई कमी ही नहीं है। आप बढ़ाते जाइए, जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे उतने ही नए से नए कॉलम यहाँ पर सामने आते चले जाएंगे। जैसे ऐसे आप जितने चले जाएंगे ये कहीं था, इसका अंत नहीं होता। और इसी तरह से नीचे चले जाएंगे तो आपको यहाँ पर इन रोज का या पंक्तियों का या इसका कोई अंत नहीं है। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि आखिरकार जो एक्सेल है इसमें कितने स्तंभ हैं और कितने कॉलम हैं। और इनके अलावा ये जो चीज हाईलाइट हो गई है, ये जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक बॉक्स, इसको बोलते हैं सेल। एक्सेल की एक सेल है ये, या फील्ड भी बोल सकते हैं आप इसको, लेकिन ये एक्सेल की सेल है। अब इसमें कितने कॉलम हैं एक्सेल में? तो इसमें जो है इस समय आप देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब 10,48,576 ये रोज हैं, मतलब पंक्तियां। 10,48,576 पंक्तियां संभव है एक वर्कशीट में, 10 लाख से ज्यादा, 10.5 लाख से भी ज्यादा। और कॉलम की अगर मैं बात करूं तो 16,384 कॉलम हो सकते हैं। तो आप कल्पना कीजिए कि ये कितना लंबा चौड़ा इसमें क्षमता होगी। तो ये इतना लंबा हो सकता है, 10 लाख से ज्यादा पंक्तियां और 16,000 से ज्यादा कॉलम हो सकते हैं इसमें। अब जब ये इतने सारे हो गए तो ये जो सेल है इंडिविजुअल, ये कितनी होंगी? तो अगर आप इन दोनों को गुणा कर दें, पंक्तियों की संख्या को स्तंभों की संख्या से, तो इसका परिणाम आ जाएगा। और वो कितना? 17 अरब 17 करोड़ ऐसे इसमें कॉलम, ये सेल्स हो सकते हैं। 17 अरब 17 करोड़ ये बॉक्स हो सकते हैं जिसमें आप डेटा फीड करते हैं।
अब स्वाभाविक है कि एक्सेल का प्रयोग हम आमतौर पर डेटा को रखने के लिए करते हैं, और डेटा जो है वो दो तरह का होता है। एक तो हो गया आपका क्वांटिटेटिव डेटा, यानी कि जिसमें अंकों का प्रयोग होता है। मिसाल के तौर पर आपके यहाँ पर किसी भी प्रकार की गणनाएं हो रही है, कोई भी रिजल्ट आ रहे हैं, आपके कोई भी कामकाज के मान लीजिए कोई भी किसी पैमाने पर आपकी आकलन किया जा रहा है, या बच्चों को अंक मिले हैं, या तनख्वाह के फिगर्स हैं, अंकों को अगर आप लाएंगे तो उसको कहेंगे आप क्वांटिटेटिव डेटा। और डेटा का दूसरा जो भाग है, दूसरी श्रेणी है, वह क्वालिटेटिव डेटा, यानी आप क्या टेक्स्ट के रूप में उसमें डालते हैं या दूसरी चीजें आप उसमें डालते हैं। तो दो तरह का डेटा होता है और दोनों तरह का डेटा इसमें रखा जा सकता है। आप यहाँ पर देख भी रहे हैं कि यहाँ पर कुछ अंक दिए हुए हैं, ये अंक है, और यहाँ पर टेक्स्ट दिया हुआ है। तो दोनों तरह का डेटा इसमें मौजूद है, क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव, दोनों तरह का डेटा इसमें रह सकता है। अब बुनियादी काम जो है एक्सेल का वो क्या है? बुनियादी काम इसका है गणनाएं करना, परिणाम देना, निष्कर्ष निकालना, हमें मदद करना और चीजों को आसान बना देना हमारे लिए गणनाओं के जरिए। तो ये मेन काम है इसका। और गणनाएं जिस क्षेत्र में भी जिनकी जरूरत होती है वहां पर ये इस्तेमाल होता है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वित्त का क्षेत्र हो, उद्योगों का क्षेत्र हो, सामान्य दफ्तर के कामकाज हो, आपके यहाँ तक कि छोटे मोटे घर के कामकाज है, हिसाब किताब, वो भी आप इसमें रख सकते हैं। मतलब इसकी छोटे काम से लेकर के बहुत बड़े बड़े कामों तक आप इसमें कर सकते हैं। और जैसा कि अभी अनूप जी ने जिक्र किया, इसके भीतर पूरे के पूरे एप्लीकेशंस भी बन जाते हैं, आप पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। जैसे आपको याद होगा, आप में से कुछ लोग जो इनकम टैक्स का रिटर्न भरते हैं तो शायद एक्सेल का उसमें आप इस्तेमाल करते होंगे। एक्सेल का मैक्रो बेस्ड एक वर्कशीट वो डाउनलोड करने के लिए बोलते हैं, और उसमें आप डेटा भरते हैं और वो आपको पूरा बताता है कि कहाँ पर क्या कमी है क्या नहीं है। तो पूरे एप्लीकेशंस भी इसमें बनाए जा सकते हैं, बहुत ही शक्तिशाली ये सॉफ्टवेयर है। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा, बेसिक काम तो इसका डेटा है और आमतौर पर टेक्स्ट और अंक। तो हम मैं आपको दिखाता हूं कि आप जैसे यहाँ पर किसी भी जगह आपको अगर डेटा डालना है तो आप क्या करेंगे। उससे पहले हम ये समझें कि ये जितने भी आपको ऊपर स्तंभ दिए हुए हैं इन सब की एक पहचान है। जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है, आपको सब ऊपर दिखाई दे रहा है। जितने भी स्तंभ है उन पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर दिए हुए हैं। और जब ये खत्म हो जाते हैं तो डबल ए बी ए सी ऐसे शुरू हो गया। फिर ये खत्म हो जाएगा तो इसके बाद फिर ए बी ऐसे शुरू हो जाएगा। तो ये सभी को, चाहे कितने ही, जितने मैंने आपसे बताया 16,000 से ज्यादा जो कॉलम है, सारे कॉलमों के अपने अपने एक एक नाम है ऊपर, हर कॉलम का एक नाम दिया हुआ है। और इसी तरह से ये जो रोज हैं, पंक्तियां हैं, इन हर पंक्ति को एक अंक दिया हुआ है, जैसे 1 2 3 4 5। तो इसके आधार पर इसमें जितनी भी 17 अरब से ज्यादा जो ये सेल्स हैं, ये जो डब्बे हैं, हर डब्बे की अपनी पहचान है, जो कि वर्ड वगैरह में नहीं होती। इसके हर डिब्बे की एक पहचान है। जैसे ये जो डिब्बा है आपको जो यहाँ दिखाई दे रहा है, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, जब मैं इस पर क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे ये इस कॉलम में आता है, पी कॉलम में आता है, पी स्तंभ में आता है। और इधर देखेंगे तो 7वीं पंक्ति में आता है, पी स्तंभ और 7वीं पंक्ति, पी कॉलम और 7th रो। तो इसका अपना जो इसकी आइडेंटिटी है इस बॉक्स की, वो यहाँ पर दिखाई दे रही है कोने में। देखिए यहाँ पर P7, इस जगह P7। तो हर कॉलम, हर स्तंभ की और हर रो की और हर सेल की अपनी आइडेंटिटी है। मैं जहां भी क्लिक करूंगा ये बदलता जाएगा। यहाँ देखिए, अब आपको दिखाई दे रहा है S9, यानी ये जो डब्बा है इसकी पहचान है S9। ये जो डब्बा है इसकी पहचान हो गई, यहाँ पर दिख रहा है O10। तो हर एक डिब्बे की अपनी अपनी पहचान है। मैं इसको कोशिश करता हूँ कि आपको थोड़ा सा इसका आकार बड़ा कर दूं। हाँ, अब देखिए, आप जो भी देखेंगे तो यहाँ पर ये M9 है। तो हर एक सेल की अपनी पहचान है। अब इसी वजह से ये पहचान है, क्योंकि आपको गणनाओं में हर एक सेल की आइडेंटिटी की जरूरत पड़ती है कि किस सेल को मैं किससे गुणा करूं। अगर ये पहचान ना होती तो आप ये गणनाएं ना कर पाते। तो अब देखिए, आप कहेंगे कि ये जो आपने ये जो बनाई है आपने तालिका, यहाँ पर इस तालिका में कुछ गड़बड़ लग रही है आपको, है ना। लेकिन उससे पहले उसको ठीक करेंगे हम। आपको पूरे अक्षर नहीं दिखाई दे रहे, पूरे शब्द नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन बहुत आसानी से सब इसका समाधान हो जाएगा। लेकिन उससे पहले कुछ एक बुनियादी चीजें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एक्सेल में कुछ स्वचालन भी है, ऑटोमेशन भी है, ये इंटेलिजेंट प्रोग्राम है। मिसाल के तौर पर मैं आपको दिखाऊंगा कि जैसे मैंने आपसे कहा कि इसमें आप अंकों को डालते हैं। तो जैसे आपने कुछ भी अंक लिखा, यहाँ पर मान लीजिए मैंने 200 लिख दिया, और यहाँ पर मैं गया, यहाँ पर मैंने 300 लिख दिया। तो ये अंकों को आप सबसे पहले तो इन सेल्स में आप अंकों को डालते हैं, अंकों को फीड करते हैं या टेक्स्ट को फीड करते हैं। यहाँ मैंने 400 कर दिया, तो मैंने 3 जो टेक्स्ट, यहाँ पर 3 मेरी वैल्यूज मैंने फीड कर दी। अब मैंने आपसे कहा था कि एक्सेल एक इंटेलिजेंट प्रोग्राम है। तो कैसे इंटेलिजेंट है? ये जब तीनों को मैं सेलेक्ट करता हूं, इन तीनों सेल्स को मैं सेलेक्ट करता हूं, तो इनके नीचे एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा, आप देखिए यहाँ पर
एक बॉक्स बन गया है बहुत छोटा सा हरे रंग का, ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। अब ये जो बॉक्स है ये छोटा सा बहुत ही महीन सा बॉक्स है, इसको बोलते हैं फिल हैंडल, यानी भरने वाला हैंडल, डेटा भरने वाला हैंडल है ये। तो ये बड़ा इंटेलिजेंट है। अब ये क्या करता है कि ऊपर आपने जो डेटा डाला उससे अनुमान लगाने की कोशिश करता है कि आप क्या चाहते होंगे, और उस अनुमान के आधार पर आगे डेटा फीड कर देता है। कैसे? देखिए मैं यहाँ पर जाऊंगा और इसको मैं माउस से ऐसे सेलेक्ट कर दूंगा, क्लिक कर दूंगा, तो ये माउस का मेरा ये जो कर्सर है ये बदल जाएगा, ये ऐसा हो गया। और अब मैं इसको ड्रैग करके नीचे ले जाऊंगा ऐसे, देखिए ऐसे। तो मैं कुछ नहीं कर रहा, लेकिन अब एक्सेल ने भांप लिया है कि मैं क्या चाहता हूं, तो देखिए उसने अपने आप भर दिया सारा डेटा। अब ये कब काम का होता है? जैसे मान लीजिए आपको अंक लिखने हैं, 1 2 3 लिखना है, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आपके पास मान लीजिए 5000 पंक्तियां हैं, आपको कुछ नहीं करना, इन तीनों को सेलेक्ट कर लीजिए और आप इसको खींचते चले जाइए नीचे। यहाँ से मैं इसको पीछे ले आता हूँ, एक सेकंड, मैंने गलत कॉलम चुन लिया। देखिए यहाँ से इसको ड्रैग करके ले जाइए, जहां तक आप ले जाएंगे सारी अपने आप ही ये अंक लिख देगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये इसमें ऑटोमेशन है, ये पावर है इसमें। अब और भी बहुत सारी चीजें हैं, इसको आप दोनों तरफ से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ 100 लिखा और यहाँ 200 लिख दिया, और इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया और इसको ड्रैग करके मैं इधर ले गया मान लीजिए, तो भी इधर, इसने इधर भी कर दिया। यानी किसी एक तरफ नहीं है, दिशा आधारित नहीं है, ये दोनों दिशाओं में ये चीज हो सकती है। अब दूसरे तरह के डेटा को भी ये समझता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, मैंने 10 लिखा, और यहाँ पर मान लीजिए मैंने 30 लिखा, और फिर यहाँ मैंने 50 लिखा। तो देखते हैं क्या करता है ये, 10 30 50, इन तीनों को मैंने सेलेक्ट किया और अब मैं ड्रैग करता हूं। तो अब एक्सेल क्या करता है, एक बार मैं ढंग से ड्रैग कर लूं। अब मैंने ड्रैग किया तो देखिए ये समझ गया कि दोनों के बीच में 20 का अंतर रखना है, और इसने अपने आप ही 20 का अंतर रख के आगे बढ़ा दिया सारा। तो ये इसमें इंटेलिजेंस इनबिल्ट है। अब कुछ और बताता हूं मैं आपको बातें। मान लीजिए मैंने, खैर ये तो अंक हुए, अंकों की बजाय मैंने कुछ और लिख दिया। मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया, मैंने वार लिखा, संडे लिख दिया, और यहाँ मंडे लिख दिया, संडे मंडे, और मैंने इन दोनों को पकड़ा और मैंने फिर इसको ड्रैग किया। तो देखिए ये जानता है कि शायद आप पूरे सप्ताह की कोई तालिका बनाना चाहते हैं, तो पूरी तालिका इसने बना दी, सारे वार इसने अपने आप भर दिए। अब मान लीजिए मैंने इसमें सिर्फ एक ही लिखा होता संडे, तो फिर ये नहीं समझता, फिर ये समझता है कि शायद आप जो है संडे को ही इस्तेमाल करना चाहते हैं सारों में। अगर आप ड्रैग कर रहे हो तो शायद संडे का ही विभिन्न डेटा आप डालना चाहते हैं, लेकिन नहीं, देखिए इसने पहचान लिया संडे मंडे वेडनेसडे, तो ये समझ रहा है। ठीक है, तो ये इसमें, इसके अंदर वो क्षमता है कि ये अपने आप पहचानने की कोशिश करता है, आपकी तालिका के आधार पर अंदाजा लगाता है। इसको मान लीजिए मैं संडे की बजाय कुछ और करता, जैसे आपके मन में प्रश्न हो सकता है जनवरी, तो अब देखते हैं क्या करता है ये। तो इसने कर दिया, ये जानता है कि आप शायद ऐसी तालिका बनाना चाहते हैं जो साल भर की तालिका है। तो इसमें इस तरह की ये गुणवत्ता है, इसमें इस तरह की इंटेलिजेंस मौजूद है। तो एक तो बात ये हुई, और आपने देखा फिल हैंडल, जिसको मैं ड्रैग कर रहा था वो फिल हैंडल था, लेकिन ये फिल हैंडल, इसमें सिर्फ इतनी सी ही इंटेलिजेंस नहीं है, इसमें और भी बहुत कुछ इंटेलिजेंस है। और एक्सेल का बहुत सारा काम इस फिल हैंडल की मदद से होता है। मैं कहूंगा कि जो एडवांस लेवल का जितना भी काम होता है उसमें कम से कम 30-40% भूमिका इस फिल हैंडल की हो सकती है। इसको हम आगे और देखेंगे। तो अब ये होगी कुछ बात। अब आपने कई बार ऐसी रिपोर्टें देखी होंगी जिसमें आपने देखा होगा कि यहाँ पर जैसे आपने लिखा, किसी संस्था का नाम लिखा, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ केंद्रीय हिंदी संस्थान, मैंने ये लिख दिया और ये जो था ये यहाँ पर टाइप हो गया, केंद्रीय हिंदी संस्थान नई दिल्ली। लेकिन जब मैं मान लीजिए यहाँ से कहीं और जाता हूँ या इसमें कुछ और डेटा मैं डालता हूँ और यहाँ कुछ और डालता हूँ, तो ये मुझे दिख तो रहा है, लेकिन मान लीजिए मुझे इसमें भी कुछ डालना था कॉलम में, है ना। ये तो मैंने पहले कॉलम में डाला ना पी में, अब मुझे यहाँ कुछ डालना है। मान लीजिए मैंने लिखा भारत, और फिर यहाँ मैंने लिख दिया कि कार्यक्रम, तो अब मेरे को केंद्रीय हिंदी ही दिखाई दे रहा है, वो छिप गया। अब या तो एक तरीका ये कि मैं इसको ऐसे खींच के ड्रैग करके इसका साइज बढ़ाऊं। एक तरीका और हो सकता है कि आप अपने एक्सेल शीट की प्रॉपर फॉर्मेटिंग करना चाहे। मान लीजिए आप चाहें कि भाई मेरा जो केंद्रीय हिंदी संस्थान लिखा है ये ऊपर आ जाए, और उसके बाद बिल्कुल जैसे MS वर्ड में आप फॉर्मेटिंग करते हैं वैसे ही एक्सेल में करूं मैं। तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप सीधे से आप होम में जाएंगे और इन तीनों को आप सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, जो कॉलम थे
तीनों कॉलमों को आपने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर देखिए होम में मर्ज एंड सेंटर लिखा है, मर्ज एंड सेंटर, यानी इनको मिक्स कर दो। ये जो तीन अलग अलग कॉलमों में जो दिखाई दे रहा है इसको सिंगल कॉलम बना दो। तो जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं मर्ज एंड सेंटर तो ये सिंगल कॉलम बन गया। अब आप देखेंगे आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, बिल्कुल जो भी आपको इसमें जो भी कुछ करना है, मान लीजिए डार्क करना है, बोल्ड करना है, कलर बदलना है, आपको इसका बैकग्राउंड बदलना है, तो आप इसकी ऐसे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी आपने रिपोर्ट्स देखी होंगी जिसमें इस तरह की फॉर्मेटिंग की जाती है। तो मैंने आपको बताया कि ये ऐसे होती है। आपको सिर्फ इतना करना है कि उन कॉलम्स को आप सेलेक्ट कीजिए, आपस में जितने कॉलमों में भी आप फैलाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने 4 चुन लिए और मैं 4 में मर्ज एंड सेंटर करूंगा तो वही जो है वो 4 में आ गया। ठीक है, उसने मुझे चेतावनी दी, मैंने उसको इग्नोर कर दिया, अब यही टेक्स्ट मेरा 4 कॉलम में आ गया। तो ये इतना आसान है और ये ऐसे आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं आप एमएस वर्ड में वैसे यहाँ भी बना सकते हैं। अब उसी से मिलता जुलता एक सवाल ये आता है कि भाई एक्सेल में जब आप कुछ भी टाइप करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर पता लिखता हूँ केंद्रीय हिंदी संस्थान का, मैं इसको थोड़ा चौड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पता लिखता हूँ। तो मैंने लिखा कि ये लिखा, उसके बाद मुझे एंटर दबाना है। तो मैं एंटर जैसे ही दबाता हूँ तो क्या होता है, अगले कॉलम में अगली मैं रो में चला जाता हूँ। अब मतलब वो उसमें नहीं रहा बल्कि मैं अगले पंक्ति में चला गया, जबकि मैं लिखना चाहता था इसी में। तो मैं क्या करूंगा, तो मैं इसके अंत में आकर के असल में मुझे करना क्या है कि मैं ऑल्ट दबाकर एंटर दबाऊंगा, ऑल्ट एंटर। तो फिर मैं अगले में नहीं जाऊंगा बल्कि मैं वहीं पर ही अपना काम कर पाऊंगा, जो भी मैं काम कर रहा हूँ ये अगले में चला गया। लेकिन अगर मैं ऑल्ट दबाता हूं तो मैं उसी में काम कर रहा हूं लगातार। अंत में जाकर के यहां पर क्लिक करूंगा और मैं ऑल्ट दबा दूंगा और एंटर दबाऊंगा। तो अब आप देखेंगे कि ये उसी कॉलम में आ गया। उस कॉलम उसकी रो का जो साइज था वो बढ़ गया है, उसकी हाइट बढ़ गई है, लेकिन ये उसी में आ गया। और अगर मैं यहाँ पर अब एंटर दबाता हूँ तो मैं अगले में चला जाता हूँ। भारत लिखा मैंने तो अगला आ गया, उसके बाद मैंने मान लीजिए हिंदुस्तान लिखा, अगले में आ गया। एंटर दबाते ही मैं आगे बढ़ जाता हूँ। लेकिन अगर मैं एंटर के पहले ऑल्ट दबा देता हूँ तो फिर मैं उसमें जितनी पंक्तियों में टाइप करना चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। तो ये कुछ बुनियादी जानकारियां थी जो हमें अक्सर इनकी जरूरत पड़ती है। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आपने बहुत सारी चीजें, शुरुआती चीजें जान ली। अब जो मैं आपको बता रहा था वो ये था कि ये जो सारा टेक्स्ट है यहाँ पर ये हमको दिखाई नहीं दे रहा। तो जब भी आपका टेक्स्ट आपके कॉलम के दायरे से बाहर जा रहा है और कॉलम का आकार छोटा है तो वो इस तरह से दिखाई देता है, जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये हैश के निशान। इसके अंदर कुछ ना कुछ डेटा है लेकिन असल में कॉलम छोटा है आपका तो डेटा को दिखा नहीं पा रहा। तो यहाँ पर उसने ये हैश के निशान लगा दिए। अब इसको आप कैसे दिखाएंगे, या तो आप इसको ऐसे ड्रैग कर लें और उसका साइज बढ़ाएं, आपका जो कॉलम था उसका साइज बढ़ाएं ऐसे, तो यहाँ पर ये दिखने लगा है ना। हर एक का इंडिविजुअली आप करें, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि इनमें से जो दो आपको दिखाई नहीं दे रहे इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए, कॉलमों को ऊपर जाके क्लिक कीजिए और इसको भी क्लिक कीजिए और इसके बीच में जो जगह है इस पर डबल क्लिक कर दीजिए यहाँ पर। तो देखिए क्या होता है, अपने आप सारे कॉलम जो थे, 2 कॉलम जिनको मैंने चुना वो दोनों कॉलम उनका आकार एकदम सही हो गया। दोनों कॉलम को सेलेक्ट कीजिए, बीच में डबल क्लिक कर दीजिए। तो आपको हर एक को नहीं करना। अब जरा आप कल्पना कीजिए कि आपकी एक्सेल सीट में मान लीजिए 2000 कॉलम थे, तो आप हर एक को थोड़ी बढ़ाते रहेंगे, है ना। कोई ऐसी कमांड होनी चाहिए कि सारे के सारे अपने आप ठीक हो जाएं। तो जी हाँ, वो अपने आप हो सकते हैं। मुझे क्या करना है, मैंने सारा सिलेक्ट कर लिया, जितने भी कॉलम थे सिलेक्ट कर लिए, या फिर इसको मैं मान लीजिए इंडिविजुअली सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर ए बी सी डी मैंने इनको सेलेक्ट कर लिया कॉलमों को, और उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। ये कॉलम सेलेक्ट हो गए और कहीं भी जाकर के मैं 2 लाइनों के बीच में यहाँ पर डबल क्लिक करूंगा तो सारे सेट हो जाएंगे, सबका आकार अपने आप सही हो जाएगा, उसमें जो भी नाम लिखे हुए हैं पूरे पढ़ने में आ रहे हैं। देखा आपने, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। मैंने ये हटा दिया, मैंने सारा सिलेक्ट कर लिया मैटर अपना, ऊपर कॉलमों पर क्लिक करके और किसी भी 2 कॉलम के बीच में डबल क्लिक कर दीजिए आप, किसी भी 2 के बीच में, तो पूरी की पूरी आपकी एक्सेल सीट फॉर्मेट हो गई 1 सेकंड से भी कम समय में। तो ये आपकी फॉर्मेटेड एक्सेल सीट आपके सामने है। अब इसमें आपको जैसे फॉर्मेट करना हो तो बहुत आसान है। आपने मान लीजिए इसको सिलेक्ट करना है, इसको बोल्ड करना है मैटर को, तो आपने रो पर क्लिक करेंगे तो रो सेलेक्ट हो जाती है, कॉलम पर क्लिक करते हैं तो कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। मान लीजिए मैंने कॉलम पर क्लिक करके बी दबा दिया तो ये सारा बोल्ड हो गया, पूरा कॉलम मेरा फॉर्मेटिंग हो गई। मान लीजिए मैंने रो को सिलेक्ट किया और इस पर बी दबा दिया तो ये सिलेक्ट हो गया और ये मेरा सारा बोल्ड हो गया, इसका जो मैटर था। तो आसान है, आप पूरी की पूरी कॉलम को, पूरी की पूरी रो को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो कुछ सेल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे सिर्फ ये 3 ही सेल सेलेक्ट करके इनको बोल्ड करना है तो मैंने इनको सिलेक्ट किया और यहाँ पर बी दबा दिया तो ये सिर्फ यही इन्हीं पर लागू होगा।
तो ये कुछ फॉर्मेटिंग की बातें हुई। अब हम चलते हैं कुछ और चीजें देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको ये जो आपकी टेबल दिखाई दे रही है, इस टेबल में सॉर्टिंग, मान लीजिए आपको सॉर्ट करना हो कोई भी डेटा, तो कैसे करेंगे? ये जो आपकी जो पूरी वर्कशीट है, इसको हमें सॉर्ट करना है। इसका डेटा मतलब कम से ज्यादा की तरफ बढ़ते हुए ज्यादा से कम की तरफ, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो कैसे करेंगे? तो हमको क्या करना है, हमें सारा डेटा अपना सिलेक्ट कर लेना है ऐसे, और उसके बाद आपकी होम पे ही, होम टैब में ही आप देखेंगे कि यहाँ पर सॉर्ट एंड फिल्टर दिया हुआ है, सॉर्ट एंड फिल्टर। तो इसमें मैं यहाँ क्लिक करूंगा और इसमें मुझे ऑप्शन मिल गया सॉर्ट A to Z या Z to A। तो इसके आधार पर मैं, मान लीजिए मैंने A to Z किया, अब यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो इसने इसको सॉर्ट कर दिया अपने हिसाब से। मतलब देखिए, आप हिंदी की जो वर्णमाला है उसके हिसाब से इसने इसको सॉर्ट कर दिया। अब मान लीजिए मैं ऐसा करता हूं कि कोई भी एक कॉलम चुना मैंने, मान लीजिए ये मैंने बिक्री का लक्ष्य चुना या वास्तविक बिक्री चुनी मैंने, हर व्यक्ति ने कितनी बिक्री की, और अब मैं सॉर्ट में जाता हूं। तो अब ये कुछ और तरह से काम करेगा। यहाँ पर मैंने क्लिक किया सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अब मुझे पूछ रहा है कि ठीक है मैं सॉर्ट कर दूंगा, लेकिन आप ये पूरी टेबल को मुझे सॉर्ट करना है ना। मतलब मान लीजिए ये मैंने सॉर्ट किया तो ये सारे ये भी तो बदलने पड़ेंगे ना, कि 417 जो है अर्जुन कुमार का था, मान लीजिए मैं सॉर्ट करके इसको कहीं और ले जाता हूं तो अर्जुन कुमार वहां पहुंच जाना चाहिए ना। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, आप उसको भी सबको सॉर्ट करो। तो मैंने जैसे ही सॉर्ट बटन दबाया, आप देखिए पूरा मेरा इस अंकों के आधार पर सॉर्ट हो गया, मतलब कम से ज्यादा। इसके पास सबसे कम बिक्री हुई तो ये सबसे पहले आ गया, और ये सबसे ज्यादा वाला सबसे नीचे चला गया। इसी को मैं उल्टा कर सकता था, यहीं पर सॉर्ट में जाता और इसको मान लीजिए मैंने चुना लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट और फिर मैंने ओके कर दिया तो उल्टा हो गया। तो ये सॉर्टिंग बहुत आसान है, होम टैब में ही आप सॉर्टिंग कर सकते हैं, पूरी की पूरी टेबल की भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो किसी एक कॉलम के आधार पर पूरी टेबल की भी सॉर्टिंग आप कर सकते हैं। तो ये हुआ सॉर्टिंग। अब एक होता है फीचर है फिल्टर। जैसे कई बार आप ये चाहेंगे कि ये सारी जो आपकी टेबल है इसमें महाराष्ट्र का भी डेटा है, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमाम राज्यों का है, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही राज्य का देखना है मान लीजिए, या 2 राज्यों का देखना है, तो मैं इसको फिल्टर करना चाहूंगा। अब ये खासतौर पर कब उपयोगी होता है? जब सैकड़ों आपके पास सैकड़ों डेटा हो, सैकड़ों लाइनें हो, सैकड़ों रोज हो, और आपको उनमें से चुनिंदा को देखना है, तो आप फिल्टर करेंगे, सॉर्टिंग नहीं करेंगे बल्कि फिल्टर करेंगे कि मुझे सिर्फ उतना सा दिखाओ। उसके बाद आप चाहें तो प्रिंट आउट लेना चाहेंगे तो वो क्या करेंगे, आप उसी जगह जाएंगे, देखिए इसी जगह पर सॉर्ट एंड फिल्टर, और इसमें फिल्टर, इस पर क्लिक करेंगे आप, और उसके बाद फिल्टर पर क्लिक करेंगे, फिल्टर। तो जब आप फिल्टर पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर ये तीर के निशान बन गए हैं, हर एक कॉलम में तीर के निशान बन गए हैं यहाँ पर। अब आप जिस आधार पर चाहे इसको फिल्टर कर सकते हैं आपके डेटा को। जैसे मान लीजिए मैं राज्य पर जाता हूं और मैं यहाँ गया और मैंने कहा कि मुझे सिर्फ तुम महाराष्ट्र के और उत्तर प्रदेश के दिखा दो, बाकी हटा दो। तो मैंने ये हटा दी है, और मैंने जब ओके किया तो सारा डेटा चला गया, सिर्फ महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश रह गया यहाँ पर। तो ये हुआ फिल्टरिंग। तो आपको 2 चीजें समझ में आ गई। सॉर्टिंग का मतलब आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सारा आपका डेटा सॉर्ट कर सकते हैं, और फिल्टर का मतलब आप जिस चीज को देखना चाहें वो देखेंगे, बस बाकी चीजें हट जाएंगी। तो ये 2 चीजें महत्वपूर्ण है, इसके हिसाब से इनको दोनों को मैंने आपको दिखाया। अब मैं चलता हूं और आपको कुछ और चीजें दिखाऊंगा। जैसे मान लीजिए, हाँ, इसमें हर एक सेल की आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी कि ये आइडेंटिटी है। जैसे आप जहां भी क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी आ जाती है। मैंने यहाँ क्लिक किया तो N5 है, ये N इसका कॉलम का नाम हुआ, और 5 नंबर की रो है, तो ये सेल की आइडेंटिटी हो गई N5। अब इसमें 2 तरह की आइडेंटिटीज हो सकती है, मतलब आप 2 तरह के रेफरेंसेस दे सकते हैं एक्सेल में। और वो कब करते हैं आप? जब गणनाएं करते हैं। तो हम सीधे गणनाओं पर आते हैं, और पहले और उसके बाद मैं आपको ये दिखाऊंगा कि 2 तरह से आप क्या क्या इसमें रेफरेंसेस दे सकते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि हमें कुछ गणना करनी है। ये 5000 से लेके 6000 तक का जो ये दिया हुआ है हमारा, किसी व्यक्ति का मुनाफा और ये कीमत आदि, मान लीजिए ये सब जो है, हम चाहते हैं कि इसका टोटल भी आ जाए, इसका सम आ जाए। तो इसका सम जब आप करेंगे तो गणना कर रहे होंगे, तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप इंडिविजुअली सबकी गणना करें, 5000 प्लस ये जोड़िए जोड़िए जोड़िए, और या फिर आप इसको सिर्फ सेलेक्ट करें और एक आगे तक ले जाएं, एक स्पेस आगे तक ले जाएं, और आपके होम में यहाँ पर देखिए ऑटो सम लिखा हुआ है, ऑटो सम का विकल्प है, इसको क्लिक कर दें तो अपने आप ही ये यहाँ पर इसका टोटल होके आ गया, ऑटोमेटिकली सारा सम हो गया, जोड़ हो गया सारा। आप चाहे तो मान लीजिए इन दोनों को आपने चुना तो दोनों में भी आप क्लिक करके ऑटो सम करेंगे तो दोनों कॉलम का ऑटो सम हो गया। ये गणनाएं आपकी शुरू हो गई है, आपकी गणनाएं यहाँ पर शुरू हो गई, ऑटो सम। अब
आपने जब ये सम किया तो यहां पर देखिए कुछ लिखा हुआ आ रहा है, इक्वल टू सम K2 कॉलन K5, ये लिखा हुआ आ रहा है। ये क्या है? इसको बोलते हैं फॉर्मूला, और उस पर हम थोड़ी देर में आएंगे। उससे पहले मैं इसको हटा देता हूं। उसको बोलते हैं फॉर्मूला और फंक्शन। दो तरह की इसमें चीजें होती है एक्सेल में जो गणनाओं में काम आती है। आप इससे थोड़ा सा ज्यादा परेशान मत होइएगा, बहुत आसान है, इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको, लेकिन बुनियादी चीजें आपको समझ में आ गई। ये एक्सेल सीट है आपकी, एक्सेल आपका सॉफ्टवेयर खुला हुआ है, एक्सेल सीट खुली हुई है, इसमें नीचे टैब्स दिखाई दे रहे हैं आपको। ये जो नीचे दिखाई दे रहे हैं ये आपकी वर्कबुक है। हिंदी एक्सेल डेटा जो है ये ओवरऑल फाइल है, इसको बोलते हैं वर्कबुक। और ये जो यहाँ नीचे दिखाई दे रही है ये वर्कशीट है, शीट नंबर 1। इसके बाद आप चाहें तो यहाँ नई शीट जोड़ लें, ऐसे और शीट जोड़ लें नंबर 3, और इसमें जो भी डाटा चाहे आप लिख सकते हैं और इंडिविजुअली आप उन सबको देख सकते हैं इस तरह से। तो ये हुई शीट्स। ये जो सारी फाइल है इसको आप बोलते हैं वर्कबुक, और इनको बोलते हैं वर्कशीट्स, और इनको बोलते हैं वर्कशीट। शायद किसी का माइक अनम्यूट है, कृपया म्यूट कर लें। तो वर्कबुक ये पूरी हो गई, और इसके अंदर ये छोटे छोटे जो टैब्स हैं ये वर्कशीट्स हो गए, ये वर्कशीट्स के टैब्स हैं। अब मान लीजिए कई बार क्या होता है कि आपको एक वर्कशीट को कॉपी करना है। मान लीजिए आपने कुछ डेटा बनाया और आपको लगा कि ये कहीं मेरे से डिलीट ना हो जाए, तो क्या करूं? तो कॉपी करेंगे। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप सबको ऐसे कॉपी करें, यहाँ पर जाएं, कॉपी कर लें, और आप एक नई वर्कशीट बना लें। यहाँ पर जैसे मैंने नई वर्कशीट बना ली। अब आपको मैं ये भी बता रहा हूँ इस प्रक्रिया में कि एक्सेल में आप कॉपी कैसे करेंगे बिना डेटा को लूज किए। तो यहाँ से मैंने सारा ऐसे सेलेक्ट किया और कॉपी कर लिया, जैसे आप वर्ड में करते हैं। और मैं दूसरी शीट में गया और यहाँ पर जाकर के सिर्फ एक मैंने सिंगल सेल को चुना, यहाँ पर सिंगल सेल पर क्लिक कर दिया, किसी भी एक सेल पर, सिर्फ एक पर। और अब मैं पेस्ट बटन दबाता हूँ, मान लीजिए पेस्ट दबाया मैंने, अपने आप को सारा यहाँ पर आ गया। मुझे इंडिविजुअली गणना नहीं करनी पड़ी कि मेरी एक्सेल सीट में पिछली वाली में कितने लाइनें थी और कितने कॉलम थे, उतने गिनूं और फिर उसमें पेस्ट करूं। नहीं, सिर्फ आपको एक ही चुनना पड़ा, कोने की एक आपने चुन ली, कोई भी सेल, जैसे यहाँ मैंने चुना और यहाँ पेस्ट कर दिया तो वो यहाँ आ गई। बाकी काम एक्सेल अपने आप कर लेगा, उनको कितने कॉलम में लगाना है कितने में नहीं लगाना है वो अपने आप कर लेगा। तो ये हुआ एक तरीका आपको एक्सेल में कॉपी करने का। और ये आप एक वर्कशीट के भीतर भी कर सकते हैं, जैसे आपने यहाँ कॉपी किया और मान लीजिए यहाँ जाके मैंने पेस्ट कर दिया तो इसके भीतर भी हो गया। मतलब जितने बार आप चाहें डेटा को कॉपी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और आपको ज्यादा उसमें उलझन में नहीं पड़ना। कई बार मैंने देखा है लोग क्या करते हैं, वो सेलेक्ट करने की कॉपी में कोशिश में लगे रहते हैं कि कितने करूं यार, इसमें कितने थे, 20 लाइनें थी और ये कितने थे, और वो उतना ही एग्जैक्ट सेलेक्ट करेंगे और फिर उतना पेस्ट करेंगे, जो कि वर्ड की हमारी आदत है, लेकिन इसमें यहाँ पर जरूरत नहीं है। अब आपको शीट को कॉपी करने का एक और तरीका बताता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। मान लीजिए आपको इस शीट की कॉपी करनी है, एग्जैक्टली दूसरी शीट आपको बनानी है वर्कशीट, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल आपका दबा लीजिए, कंट्रोल कुंजी को दबा लीजिए आपके कीबोर्ड में, और शीट पर जाइए और इसको ड्रैग कीजिए। आपकी जो एग्जिस्टिंग शीट है उसको ड्रैग कीजिए यहाँ पर ऐसे और छोड़ दीजिए, तो अपने आप ही शीट नंबर 2 बन गई, देखिए। और इस शीट में मैं क्लिक करूंगा तो इसमें भी वही डेटा है, मैंने इसको ड्रैग करके यहाँ किया तो ये तीसरी बन गई, इसमें भी वही डेटा है। अब आप कहेंगे कि नहीं ये तो शायद एक ही होगी, तो इसमें मैं कलर बदल देता हूं तो आपको दिखाई देगा कि सब अलग अलग है। देखिए इसमें ये काला था और ये काला है, मूल था, ये दूसरा है, ये तीसरा है, यानी सब कॉपी हुई है। तो बहुत आसानी से आप अपनी शीट्स को कॉपी कर सकते हैं और राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह से राइट क्लिक करके आप नई शीट बना सकते हैं, या फिर यहाँ प्लस के निशान है, यहाँ पर प्लस का निशान, इससे नई शीट बना सकते हैं। तो ये हुआ कॉपी पेस्ट करना और एक शीट की दूसरी कॉपी बनाना। अब मैं एक कॉपी बना लेता हूं, क्योंकि हमें आगे काम आएगी। तो मैंने कंट्रोल बटन को क्लिक किया और यहाँ पर ड्रैग कर दिया, तो एक शीट मेरी एक कॉपी और बन गई, ताकि हम इसके साथ, इस डेटा के साथ में थोड़ा खेल सकें, इसके साथ हम कुछ गणनाएं कर सकें। अब हम कुछ गणनाएं करते हैं। मान लीजिए कि ये वाला जो मुनाफे वाला है, इसमें मैं जाता हूं और मुझे यहाँ 2 डेसिमल दिए हुए, दशमलव के 2 निशान है, 5000.00। तो यहाँ पर 2 दशमलव के निशान तक का आंकड़ा मैंने लिया, मैं इसको हटाना चाहता हूँ, मैं इसको सिंपल बनाना चाहता हूँ। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया कॉलम को, और उसके बाद देखिए यही होम में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है नंबर, इसमें फॉर्मेटिंग है। तो आप चाहें तो इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं आपकी हर एक कॉलम की। कैसे? मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर दिया है कि आप कितने दशमलव रखना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं तो इसको क्लिक कर दीजिए, ज्यादा करना चाहते हैं तो इसको कर दीजिए। मतलब इसको कम करने के लिए इस्तेमाल कीजिए इसको, और इसको ज्यादा डेसिमल पॉइंट्स बनाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जितने चाहे आप ऐसे कर सकते हैं। अब मैंने समाप्त कर दिया, सामान्य डेटा बन गया। मान लीजिए मुझे यहाँ पर मुझे करेंसी लिखनी होती,
यहाँ पर मुझे डॉलर लिखने होते या रुपए लिखने होते तो मैं क्या करता, मैं इसको सिलेक्ट करता और यहाँ पर देखिए आपको सामने दिखाई दे रहा है होम टैब में, यहाँ डॉलर है, मैंने डॉलर पर क्लिक किया तो ये सारे डॉलर बन गए अपने आप। इसी तरह से मुझे मान लीजिए परसेंटेज लिखना होता, प्रतिशत लिखना होता, तो भी यहाँ प्रतिशत दिया है तो ये प्रतिशत बन जाता है ऐसे। अब इसने अपने आप प्रतिशत करते समय कैलकुलेशन भी कर दिया कि चूंकि यहाँ पर 5000 था तो ये कितने प्रतिशत बनेगा, 100 के अगर प्रतिशत निकाला जाए तो 5000 को आप कितना कहेंगे, 50,000 प्रतिशत हो गया ये, नहीं 5 लाख प्रतिशत हो गया मेरे ख्याल से, हाँ 5 लाख प्रतिशत हो जाएगा। तो ये मैं आगे और स्पष्ट करूंगा आपको, अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है लेकिन कोई बात नहीं, फिलहाल इसको छोड़ते हैं। तो देखा आपने, इस तरह से आप अपनी सारी कॉलम्स को फॉर्मेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपने परसेंटेज कर दिया या परसेंटेज हटा दिया, आप जो चाहे यहाँ पर कर सकते हैं। और यहाँ पे आप डॉलर भी लगा सकते हैं, तो करेंसी में भी आप इसको इस्तेमाल करते हैं। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि रुपया कैसे आएगा, तो रुपए के लिए दो तरीके हो सकते हैं, या तो आपके पास आप एक फॉन्ट का इस्तेमाल करें, या दूसरा तरीका हो सकता है कि आपके सिस्टम में आपने इंग्लिश इंडिया को आपने कर रखा हो अपनी डिफॉल्ट लैंग्वेज, या हिंदी इंडिया को डिफॉल्ट लैंग्वेज कर रखा हो। तो आपकी बाय डिफॉल्ट अगर लैंग्वेज है तो आप यहाँ डॉलर पर क्लिक करेंगे तो अपने आप ही रुपया आएगा, तो वो एक उस तरीके से आप ला सकते हैं। आप फॉन्ट में जो रुपए का निशान है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये किसी ने ये एनोटेट किया है, कृपया इसको हटा दें तो अच्छा रहेगा, ये थोड़ा सा ये निशान किसी ने बना दिया, खैर कोई बात नहीं, रहने देते हैं इसको। तो ये हुई कुछ बातें जो फॉर्मेटिंग की मैं आपको बता रहा था। आगे चलते हैं। अब मान लीजिए हमें गणनाएं करनी है, अब तो गणनाएं कैसे करेंगे। अब मिसाल के तौर पर ये हमारे को दिया हुआ था, मैंने आपको ऑटो सम तो बताया, आप सेलेक्ट करेंगे, ऑटो सम पर क्लिक करेंगे और हो जाएगा, लेकिन सबके लिए तो बटन नहीं है और सारी गणनाएं बटनों के आधार पर हो भी नहीं सकती, क्योंकि इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की जरूरत होती है। हाँ, कंप्यूटर हमें मदद करेगा लेकिन हमें बताना पड़ेगा कि हम क्या चाहते हैं। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है कि इतनी कीमत, इसमें इतना मुनाफा हुआ, और मान लीजिए मैं किसी व्यक्ति का यहाँ पर कमीशन गिन रहा हूँ, कमीशन मैं बनाना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ पर लिखा सबका कमीशन मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो मैंने लिखा कमीशन। अब कमीशन यहाँ लिखूंगा मैं, तो ये कितना होगा, ये कमीशन कितना होगा। तो कमीशन जो है उसको लिखने के लिए मुझे बराबर का निशान लगाना है, यहाँ पर बराबर का निशान लगाना है ऐसे। बराबर का निशान लगाते ही एक्सेल समझ जाता है कि आप कोई गणना करना चाहते हैं, आप कोई फॉर्मूला लिखना चाहते हैं। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले का मतलब आप जो भी आपस में गणनाओं के लिए जो इबारत इस्तेमाल करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, मतलब विभाजन करना है या गुणा करना है आदि, तो उसके लिए जो आप प्रक्रिया इस्तेमाल करते हो आप उसको बोलोगे फॉर्मूला। और इसके अंदर फंक्शंस भी होते हैं। फंक्शन क्या होते हैं, ऐसे फॉर्मूले जो पहले से ही डिफाइंड है, जो पहले से ही एक्सेल ने बना के रखे हुए हैं आपकी सुविधा के लिए, यानी आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, उस फंक्शन का आप इस्तेमाल करेंगे तो वो ऑटोमेटिक तरीके से आपका फॉर्मूला लिख दिया जाएगा। बहरहाल समझते हैं इसको थोड़ा सरल शब्दों में। मुझे कमीशन लिखना था तो सबसे पहले मैंने जैसा कि आपको बताया, मैं बराबर का निशान लगाऊंगा। बराबर का निशान लगाने का मतलब यहाँ पर मैं कोई गणना करना चाहता हूँ। अब बराबर का निशान लगाने के बाद मैं ये देखूंगा कि ये जो था मेरा, जहां पर कीमत लिखी हुई है, ये सेल जो सेल थी इसकी आइडेंटिटी क्या है, तो इसकी आइडेंटिटी है जे, और यहाँ पर देखिए इस साइड में तो यहाँ पर लिखी है 3 नहीं 2, तो ये आइडेंटिटी इसकी है, कीमत जो है वो J2। यहाँ पर ये जो सेल दिखाई दे रहा है ये J2 है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा J और उसके बाद 2। तो मैं इसको एक्सेल को बता रहा हूं कि मैं जो गणना करूंगा वो इस कॉलम की गणना करना चाहता हूं, कीमत की, क्योंकि मैंने इस कीमत, जितनी भी कीमत थी उस पर मुझे 5% मान लीजिए मुझे कमीशन देना है, मुझे 5% कमीशन देना है मान लीजिए, तो मैं उसको एक्सेल को बता रहा हूं कि J2 में जो डेटा लिखा हुआ है वो यहाँ पर मैं उसकी गणना करूंगा। तो मैंने यहाँ पर J2 लिख दिया। अब J2 लिखने के बाद मैं लिखूंगा कि गुणा 5 भाग 100, इतना मुझे कमीशन देना है। इस पर मैंने जैसे ही इसको दबाया तो इसने कमीशन मेरा कैलकुलेट कर दिया कि भैया इसका इतना कमीशन बन गया। 5% कमीशन आप दे रहे हैं, यानी 675 रुपए लगेंगे। अब 675 हो गए। इसके बाद देखिए मैंने फिल हैंडल बताया था ना आपको, जो अपने आप काम करता है, तो यहाँ पर देखते हैं कि वो क्या जादुई काम करता है। अब मुझे हर एक के लिए इंडिविजुअली अलग अलग मुझे गणना करने की जरूरत नहीं है। मैं इस फिल हैंडल को खींचूंगा और इसको यहाँ ले जाऊंगा नीचे तक, तो देखिए सारों की इसने अपने आप ही कर दी। जितने भी थे, जितनी भी चीजें बिकी, सबका कमीशन अपने आप तय कर दिया इसने, सब अपने आप दिखा दिया। यहाँ पर फिल हैंडल से मैं दोबारा दिखाता हूँ। देखिए मैंने फिल हैंडल को यहाँ पर क्लिक किया और इसको ड्रैग करके नीचे ले आया, तो सब कुछ अपने आप गणनाएं होगी। तो ये है वो ऑटोमेशन जिसका जिक्र हम करते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए 5000 अगर इसमें पंक्तियां हो तो कितना आसानी से, कितना त्वरित आपका काम हो गया। अब हम
आगे चलते हैं। मान लीजिए मैंने आपको कमीशन भी यहाँ बता दिया, और मान लीजिए कमीशन में टैक्स कटना है तो मैंने लिखा कर, या मान लीजिए टीडीएस कटना है, टीडीएस, जो कमीशन आप भुगतान करेंगे उसमें 10% टीडीएस कटना है। तो आप इस कमीशन पे जाएंगे और आप इसमें से 10% काटेंगे। तो आपने क्या किया, पहले टीडीएस का आपने बराबर का निशान लगाया, यहाँ पर बराबर का निशान लगा दिया मैंने, और अब मैं कहूंगा कि अब यहाँ पर जो दिया हुआ है, यानी कि L2 पर जो डेटा है इसमें उसका 10% निकाल दो, उतना टीडीएस कटेगा। तो मैंने यहां इसको लिखने की बजाय अब देखिए मैं क्या करता हूं, मुझे सिर्फ यहां क्लिक करने की जरूरत है। एक्सेल ने अपने आप ही लिख दिया L2। मैं अपने हाथ से लिख रहा था ना पहले L2, मुझे ढूंढना पड़ रहा था कि इसको क्या नाम है इस सेल का, तो मुझे नहीं करना पड़ा। बराबर का निशान लगने के बाद जैसे ही मैंने जहां क्लिक किया उसने अपने आप L2 लिख दिया। L2 उसके बाद मैंने वही लिख दिया, गुणा 10% देना है भाग 100। तो ये टीडीएस कट के आ गया, इसमें टीडीएस आ गया 67 रुपए 50 पैसे, ये टीडीएस आ गया। और मैंने यहाँ पर लिख दिया अंतिम भुगतान, एजेंट को कितना भुगतान करूंगा तो इसमें से ये घटाना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें से ये घटाना है। तो मैंने फिर वही बराबर का निशान लगाऊंगा और अब मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा तो एक्सेल अपने आप समझ जाएगा कि अच्छा इसमें से कुछ करना चाह रहे हैं L2। अब मैंने माइनस लगा दिया, ऋणात्मक निशान लगा दिया, और अब यहाँ क्लिक कर दिया, ये टीडीएस, इसने उसको भी पहचान लिया। और अब मैंने एंटर दबा दिया तो देखिए इसने कह दिया इसको 607 रुपए 50 पैसे का भुगतान कर दो। तो बाकी सारे काम मेरे अपने आप हो गए। मैं इनको फिलहाल, इनको जैसे मान लीजिए ये जो कमीशन था इसको तो रख दिया मैंने, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ फिलहाल। और अब देखते हैं, मान लीजिए मैंने इन तीनों को सिलेक्ट किया, ये जो 3 कॉलम है मेरे नीचे वाले, इनको सिलेक्ट किया मैंने, और फिर हैंडल को मैंने घसीट कर मैं नीचे तक ले गया। तो ये क्या करता है, देखिए सबका इसने सब कुछ कैलकुलेट कर दिया, जितने भी सौदे हुए थे सब में कितना कमीशन आया, उसमें कितना टीडीएस कटेगा और कितना भुगतान होगा, हर एक का अपने आप इसने कर दिया। तो ये ऑटोमेशन है, सैकड़ों हो या हजारों हो, आपका सारा काम इसने चुटकियों में सारा कर दिया फिल हैंडल की मदद से। ठीक है, अब तो ये हो गया, आपने फॉर्मूला देख लिया। कुछ और फॉर्मूले दिखा देता हूं मैं, ताकि आप इसको भूले नहीं। मैं इसको रहने देता हूं, इनको मान लीजिए मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ या कट कर लेता हूँ और यहाँ साइड में डाल देता हूँ। और आप जानते ही हैं कि साइड में कॉपी पेस्ट करने का तरीका तो बहुत आसान था, यहाँ पर क्लिक कीजिए और पेस्ट कर दीजिए, तो ये सारा का सारा वहां चला गया। अब हम चलते हैं, कुछ और गणनाएं करते हैं। हमने कहा राजस्व कितना प्राप्त हुआ, जैसे ये हमारी जो तालिका है, ये सेल्स की तालिका है कि हमारे राज्य में कितनी बिक्री हुई कंप्यूटरों की या फिर सॉफ्टवेयरों की, इसकी ये तालिका है। हर एक व्यक्ति का एजेंट का नाम लिखा हुआ है, राजेश विभाकर, विदुषी वार्ष्णेय, आभास मेहता आदि आदि। अब आपको यदि लगे कि मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ या तेज दिखा रहा हूँ तो आप चिंता न करें, क्योंकि ये वीडियो तो आपको उपलब्ध होगा ही होगा, आप उसको आराम से अपनी इच्छा से दोबारा देख सकते हैं। ये तो वैश्विक हिंदी परिवार के यूट्यूब वाले पेज पर मिलेगा और आपके साथ शेयर भी किया जाएगा। तो अब मैं आपको दिखा रहा था कि इसकी गणनाएं कैसे करेंगे। तो मान लीजिए हमें राजस्व पूरा ढूंढना है कि कितनी कुल आय कितनी हो गई, हमारा कुल राजस्व कितना आया। तो आपको याद होगा कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और बराबर का निशान हम कर देंगे। गणनाओं के लिए सबसे पहला काम हमें करना पड़ता है बराबर, और बराबर करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, ये बिक्री का लक्ष्य इतना था और वास्तविक बिक्री इतनी हुई है। अब मान लीजिए कि मैं इसको बिक्री का लक्ष्य नहीं बल्कि इसको मूल्य कर देता हूं फिलहाल। मैं इसको फिलहाल डिलीट करता हूं, मैं मूल्य कर देता हूं, क्योंकि राजस्व तो तभी आएगा ना। तो मैं यहाँ पर लक्ष्य की बजाय मूल्य लिख देता हूं। इस सॉफ्टवेयर का मूल्य इतना है और इतने बिक गए मान लीजिए, तो राजस्व कितना आया, बराबर का निशान लगाया मैंने, ये बराबर का निशान लगाया और यहाँ पर क्लिक करूंगा कि मूल्य को आप गुणा कर दो बिक्री से। तो मूल्य पर मैंने क्लिक किया तो इसने पहचान लिया कि अच्छा E2 में जो चीज लिखी हुई है आप उसको चाहते हैं। मैंने कहा हाँ। उसके बाद मैंने यहाँ गुणा का निशान लगा दिया, और गुणा का निशान कंप्यूटर में नहीं होता है, आप शायद जानते हैं कि गुणा का निशान जो है उसकी बजाय कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है एम्परसेंड का निशान, मतलब फूल का जो निशान दिखाई देता है, ये वाला निशान, ये गुणा के लिए इस्तेमाल होता है। और भाग के लिए इसमें ये निशान इस्तेमाल होता है कंप्यूटर की गणनाओं में। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसको मैं हटाता हूँ, ये वाला जो निशान है ये गुणा के लिए इस्तेमाल होता है। तो मैं चलता हूँ और मैंने यहाँ गुणा का निशान लगा दिया। मैं फिर से दिखाता हूँ आपको दोबारा कि आप भूल ना जाए। बराबर का निशान लगाया मैंने, मूल्य पर क्लिक कर दिया और गुणा का निशान टाइप कर दिया। अब मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया तो इसने उसको भी पहचान लिया, उस सेल को भी, और अब मुझे एंटर दबाना है। बस मैंने एंटर दबा दिया और देखिए इतना राजस्व आ गया। दिल्ली में, दिल्ली के राजेश विभाकर नाम का जो सॉफ्टवेयर हमारा विक्रेता था, उसने इतना राजस्व इकट्ठा कर लिया, 2,83,500 रुपए का उसने बिक्री की है। इसी तरह से अगला विदुषी वार्ष्णेय एक महिला है, गुजरात में काम करती है,
क्लाउड बेचा है उसने और उसको कितना बेचा है 500 गुणा इतना। अब उसकी गणना मैं क्यों करूं, क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया है कि इसमें तो एक जादुई फिल हैंडल मौजूद है ये वाला, तो मैं खाली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा बस। देखिए क्या हुआ, सारी गणनाएं अपने आप हो गई, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा पूरा का पूरा। अब ये सारा कितना हमारा टोटल राजस्व कितना हुआ वो भी मैं कर सकता हूं। मान लीजिए इन दोनों को चुना मैंने, नीचे तक ले गया और ऑटो सम पर क्लिक कर दिया तो ये सारी गणनाएं होकर नीचे आ गई। दोबारा दिखाऊं आपको, दोबारा दिखाता हूं। देखिए मैंने क्या किया था, यहां पर सिर्फ मैं, क्योंकि इतना मूल्य है, उसने जो चीजें बेची, सॉफ्टवेयर बेचे हैं, हर सॉफ्टवेयर 500 रुपए का है और 567 बेच दिए, तो टोटल इनकम कितनी हुई। यहाँ बराबर का निशान लगाया मैंने और मूल्य पर क्लिक कर दिया और गुणा का निशान लगाया और इस पर क्लिक कर दिया और एंटर दबा दिया तो अपने आप गणना हो गई। उसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और ये ड्रैग करके मैं फिल हैंडल को नीचे ले आया तो सारी की सारी गणनाएं हो गई। अब इसके बाद आप जो चाहे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे फिर से इस पर, इसमें मुझे मुनाफे का कैलकुलेशन करना है, मुनाफा, तो मुनाफा जो है मैं वो कैलकुलेट कर सकता हूं यहाँ पर। अब मुनाफा मान लीजिए मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करना है और मुनाफा जो है मेरा 5% है ना, तो मैं क्या करूंगा 5% करने के लिए मैं यहाँ पर ये लूंगा और यहाँ, क्षमा करें, यहाँ पर पहले बराबर का निशान लगाऊंगा, बराबर का निशान और ये किया और गुणा मैंने 5 कर दिया और अब मैंने एंटर किया तो क्या आता है, ये आ गया। ये तो ज्यादा आ गया क्योंकि मैंने 100 से अभी डिवाइड नहीं किया, लेकिन यहाँ परसेंटेज लगा के देखते हैं तो ये तो और भी बिगड़ गया है ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना था, असल में ये जब किया तो आपने देखा कि यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ आ रहा है। आप चाहे तो इस फॉर्मूले को एडिट भी कर सकते हैं बाद में, वही मैं दिखाना चाहता हूँ। तो जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो जो भी फार्मूला इस्तेमाल किया है, जहां भी आपने फॉर्मूला इस्तेमाल किया, जब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखाया जाएगा आपको फॉर्मूला, ये रहा फॉर्मूला कि आपने ये फॉर्मूला लगाया था। आप चाहें तो इसको यहाँ पर एडिट कर दीजिए, यहाँ पर मैंने डिवाइड किया और 100 कर दिया मान लीजिए, तो ये आ गया 14,000, ये जो भी है, मतलब ये प्रतिशत तो नहीं हुआ, ये कुछ और ही हो गया, लेकिन जो भी है, मतलब मैंने गुणा आपको मुनाफा बता दिया कि इतना मुनाफा इसमें हुआ है, उतने प्रतिशत मुनाफा हुआ है। ठीक है, कितना प्रतिशत हमने लगाया था, शायद मैं भूल गया कितने 5%, तो ये 5% इतना हो गया, तो ये मुनाफा आपके सामने आ गया और आप फिर से इसको फिल हैंडल को करेंगे तो सारा मुनाफा कैलकुलेट हो गया। अब इसको मैं बार बार नहीं दिखाऊंगा, शायद आप समझ गए कि फॉर्मूला का प्रयोग कैसे होता है। आपने बहुत सुना होगा कि एक्सेल में लोग फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं, ये इतना आसान है फॉर्मूले का प्रयोग करना। अब आप इसमें चाहे तो माइनस कर दें, चाहे तो गुणा कर दें, डिवाइड कर दें। जैसे मान लीजिए मुझे डिवाइड करना है, आपने देख ही लिया, मैंने माइनस भी किया था, उसका ऋण भी किया था, घटा भी किया था, मैंने जोड़ भी किया था, तो सब चीजें आपको उसी आसानी से आप कर सकते हैं, भाग जोड़ बाकी वगैरह सब। आप स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। तो ये वो फॉर्मूले, लेकिन फॉर्मूला फिर भी, हालांकि फिल हैंडल की सुविधा मौजूद है इसलिए काफी आसान हो जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा श्रम साध्य है क्योंकि हमें फिर भी मेहनत तो करनी पड़ती है ना। तो बहुत सारे फॉर्मूले एक्सेल में अपने आप ही पहले से मौजूद आते हैं और उन फॉर्मूलों को हम बोलते हैं फंक्शन। और ये फंक्शन जो होते हैं उनको लिखने का एक तरीका होता है जिसका प्रयोग हम करके आपको दिखाएंगे। अब मान लीजिए आपको यही सारी चीजें जोड़नी है, या तो आप यहां जाकर के यहां क्लिक करेंगे और ऑटो सम कर देंगे तो आप जोड़ लेंगे, एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका इन सबको जोड़ने का ये हो सकता है कि आपने यहां पर क्लिक किया और यहां बराबर का निशान लगाया, और याद रखिएगा ये जो गणनाएं हैं वो दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे, किसी भी दिशा में हो सकती है। कोई ऐसा नियम नहीं है कि आप बाएं से दाएं ही करेंगे या दाएं से बाएं ही करेंगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप पे निर्भर करता है कि आप कैसे करना चाहते हैं, आप कैसे डिफाइन करेंगे उसको, कैसे बताएंगे कंप्यूटर को। तो मैंने यह मान लीजिए मुझे इसका जोड़ निकालना है, एक तरीका तो ऑटो सम से हो सकता था, दूसरा तरीका मैं बताता हूं। मैंने यहाँ क्लिक किया और मैं यहाँ पे मान लीजिए जाता हूं, या यहीं पर मैंने लिखा, ये इसका नाम लिख दिया H2 फिर प्लस H3 प्लस H4 ऐसे लिख दिया, तो एक तरीका वो हो सकता है। जैसे मैंने लिखा H2 प्लस H3 प्लस H4। अब आप जानते हैं ना H2 H3 क्या है, ये जो सेल्स हैं, ये जो बॉक्स है, इनका नाम है, ये H2 था, ये H3 था, तो मैंने इनके बीच में प्लस का निशान लगाया और जब एंटर किया, मान लीजिए 3 को चुना, तो ये तीनों का, पहले 3 का ये रिजल्ट आ गया। तो आप कैसे भी गणनाएं कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए सबको करना है, आपको पूरा का पूरा गिनना है, तो कैसे करेंगे? तो मैं आपको एक उसका फॉर्मूला बताता हूं। अब वो जो फॉर्मूला है ये फंक्शन के तरीके से लागू होगा। अब देखते हैं इसको कि कैसे चलेगा फंक्शन। मान लीजिए मैंने यहां पर गया और यहां पर मैंने बराबर का निशान लगाया। अब हम जान रहे हैं फंक्शन, पहले हमने जाना था फॉर्मूला जिसको हमें खुद लिखना पड़ता है। फंक्शन में थोड़ा सा कम लिखना पड़ेगा अपेक्षाकृत, क्योंकि सिस्टम खुद जानता है। तो मैं यहां पर गया और मैंने लिखा सम, SUM,
मैंने टाइप किया, यहां पर मैंने सम लिखा। और सम क्यों लिखा कि सम नाम का एक फंक्शन इसमें मौजूद है, मतलब इसके अंदर एक फॉर्मूला पहले से ही रखा हुआ है एक्सेल में जिसका नाम है सम। तो मैंने वही लिख दिया कि भैया उस फॉर्मूले को ले आओ मेरे लिए, मुझे उसका इस्तेमाल करना है। तो सम लिखने के बाद मैंने एक ब्रैकेट लगाया, और ब्रैकेट लगाने के बाद मैंने यहां पर क्लिक किया पहली पे, और इसको मैं मान लीजिए पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लिया। तो देखिए यहां पर क्या आ रहा है, नीचे इसने क्या कर दिया, आप देख रहे हैं यहाँ पे देख पाएंगे कि H2 के आगे कॉलम लगा दिया और H20। मतलब ये हुआ कि H2 से लेकर के H20 तक की जितनी भी पंक्तियां हैं सबको जोड़ लो। यानी इसके दो तरीके हो सकते हैं, आप समझ गए ना, H2 प्लस H3 प्लस H4 प्लस H5, या तो ऐसे लिख दीजिए, या फिर H2 कॉलन H20, यानी जहां तक आप ले जाना चाहते हैं। मान लीजिए मैं H20 तक नहीं ले जाना चाहता, मुझे सिर्फ H2 से लेकर के H10 तक का ही करना है, तो मैंने ऐसे लिखा तो अपने आप सेलेक्ट होगी। देखिए वो सारे बॉक्स अपने आप सेलेक्ट हो गए। यहाँ पे मैंने इसको बंद कर दिया, और मैंने जैसे ही एंटर दबाऊंगा तो पहली 10 पंक्तियों का जो था वो यहाँ पे आ गया जोड़ बंद करके। मैं इसको मिटा देता हूँ, दोबारा दिखाता हूँ आपको। बराबर का निशान लगाया, SUM सम मैंने लिखा। तो एक्सेल मुझे हेल्प करने की भी कोशिश कर रहा है। नीचे देखिए ये कह रहा है कि अच्छा आपको ये यूज करना है तो आप टाइप क्यों कर रहे हो, यहीं क्लिक कर लो और मुझे वैसे ही ले लो। मैंने कहा हाँ ये भी ठीक है। अब मैंने यहाँ टाइप किया और मैंने खाली सेलेक्ट किया है, ये देखिए ऐसे। तो इसने कह दिया ठीक है H2 से H20 आप लेना चाहते हो, मैं समझ गया। मैंने कहा हाँ भाई, और मैंने एंटर दबाया तो इसने अपने आप इशारा कर दिया। तो यहाँ क्या इस्तेमाल हुआ, या फंक्शन इस्तेमाल हुआ। मैंने प्लस 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 वैसे मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने लिखा सम। तो सम क्या है, सम एक्सेल का एक फंक्शन है। ऐसे बहुत सारे फंक्शन इसमें मौजूद है। जैसे एक और फंक्शन मैं आपको बताता हूँ, वो है एवरेज। आपको एवरेज करने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी अगर आप फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। दिखा देता हूँ कि आप कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर, ये तो बहुत ज्यादा है, मैं कुछ को यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। मान लीजिए इन्हीं को मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको ज्यादा आसानी से बता सकूं। ये मैंने 4-5 कॉपी कर लिए। अच्छा कुछ इसमें फॉर्मूला था इसलिए इसने लिया नहीं, इसको मैं कहीं और से लाता हूँ। मान लीजिए ये मैंने कॉपी कर ली है और मैंने यहाँ पेस्ट किया। तो ये 5 हैं, इनको हमें आपको एवरेज निकालना है इन 5 का मान लीजिए। तो क्या करेंगे, आप यहाँ पर जाएंगे, बराबर लगाएंगे, और अगर फॉर्मूला यूज करना है आपको तो क्या करेंगे, आप बराबर का निशान लगाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, फिर इस पे क्लिक करेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, फिर इस पे क्लिक करेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, फिर इस पे क्लिक करेंगे, प्लस लिखेंगे, फिर इस पे लिखेंगे। ये सब आप करेंगे, और फिर इसको चूंकि आपको एवरेज करना है तो ये करके, और आप इसके अंत में यहाँ पर जितने आपकी पंक्तियां थी उससे डिवाइड करेंगे। 5 पंक्तियां है ना टोटल, ऊपर 5 लिए ना हमने, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 का भाग दे दीजिए। तो यहाँ पर आ गया 533, ये इसका एवरेज आ गया। तो एक तरीका तो ये हो सकता है जो कि आप फॉर्मूले के जरिए कर रहे हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा रहे हैं। लेकिन दूसरा तरीका फंक्शन का इस्तेमाल करके आप ज्यादा आसानी से कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, वही बराबर का निशान, चाहे फॉर्मूला हो या फंक्शन हो, दोनों में बराबर का निशान लगता है। आपने बराबर का निशान लगाया और यहाँ पर आप लिखना शुरू करेंगे AVERAGE। तो जैसे ही आपने AV लिखा, देखिए नीचे सेलेक्ट ये सजेशन आ गए। तो मैंने एवरेज को चुन लिया एवरेज को चुन लिया, और अब मुझे कुछ नहीं करना, मैंने यहाँ पहले इस पर क्लिक किया और उसके बाद मैं सबको सेलेक्ट कर देता हूँ ऐसे। तो बाकी काम एक्सेल ने कर दिया। यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये तो ढक गया, लेकिन यहाँ लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, एवरेज K1 कॉलन K5, और अब मुझे सिर्फ एंटर दबाना है और एवरेज आ गया। देखा आपने, तो ये क्या है, फंक्शन है। 2 तरीके हो गए, आप फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो एक्सेल आपके लिए मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ। बालेंदु जी आप खुद को अनम्यूट कर लीजिएगा। जी ठीक है। तो ये आपने देखा, दोनों चीजें मैंने आपको बता दी हैं कि फॉर्मूला क्या है और फंक्शन क्या है। कुछ और फंक्शन बड़े इंटरेस्टिंग है, बहुत रुचिकर है, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। अब जैसे मान लीजिए आपको 1-2 तो मैंने बता दिए, एक आध मैं देखता हूँ जो मैंने मेरी लिस्ट में रखे हुए थे, मैं आपको बताना था। सम और एवरेज बता दिया। हाँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ कई बार क्या होता है कि मान लीजिए ये राजेश विभाकर है, ये दिल्ली का है। कई बार क्या होता है कि आपने कोई तालिका आपके दफ्तर में आई, उसमें इंडिविजुअल नाम है, एक में है प्रथम नाम, एक कॉलम में लिखा हुआ प्रथम नाम फर्स्ट नेम, दूसरे में लिखा है मिडिल नेम, तीसरे में लिखा है लास्ट नेम, और आपको इनको जोड़कर कहीं पेश करना है। तो फिर आप क्या करेंगे, सबको कॉपी कर करके थोड़ी करेंगे इंडिविजुअली सारे नामों को। तो इसके लिए भी एक फंक्शन है इसमें, और उसको बोलते हैं कंकैटिनेट।
जैसे मान लीजिए मुझे फिलहाल तो चूंकि मेरे इसमें नाम जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं आपको एक नमूने के तौर पर इन दो को जोड़ देता हूँ। राजेश विभाकर दिल्ली, विदुषी वासने गुजरात, ऐसे आ जाए, मतलब ये कंकैटिनेट हो जाए, मतलब आपस में जुड़ जाए ये जो टेक्स्ट है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर मैं जाता हूँ, यहाँ बराबर का निशान लगाया मैंने मान लीजिए, और मैंने लिखा CON, तो अपने आप इसने कह दिया अच्छा आप कंकैटिनेट करना चाहते हैं। मैंने कहा हाँ। अब इसने कहा कहाँ से, किसको करेंगे, तो इसने कहा टेक्स्ट होगा भैया कंकैटिनेट। मैंने कहा हाँ टेक्स्ट ही करना है। तो मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, तो इसने समझ लिया कि अच्छा A2 है। उसके बाद कॉमा कर दिया मैंने, और फिर ये मैंने दिल्ली को कर दिया और मैंने एंटर दबा दिया। तो देखिए इसने अपने आप ही राजेश विभाकर दिल्ली ये कर दिया। इसने अपने आप उसको कंकैटिनेट एक सिंगल उसमें कर दिया है, देखा आपने। तो अगर अलग अलग नाम होते तो आप इसको ये कर सकते हैं, तो आप इसके बीच में स्पेस भी लगा सकते हैं, आप खुद टाइप भी कर सकते थे उसमें फॉर्मूला में। तो ये हुआ कंकैटिनेट, मतलब फॉर्मूले सिर्फ अंकों पर ही नहीं चलते, टेक्स्ट पर भी चलते हैं। आपका जो टेक्स्ट है एक्सेल का, उस पर भी आप फॉर्मूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक दिखाता हूं आपको इसी तरह का, बड़ा मजेदार है। मान लीजिए मैंने मेरा नाम इस तरह से लिखा, ऐसे लिख दिया उल्टा पुल्टा। अब इसको मुझे ठीक करना है तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए मुझे फॉर्मूला लगा सकता, मैं फंक्शन लगा सकता हूं। यहाँ पर ऐसे मैंने किया, एंटर का मैंने वो निशान लगाया, और अब मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैंने लिखा प्रॉपर। तो देखिए एक्सेल में कैसे आप टेक्स्ट को आप कैसे स्पेलिंग चेक करते हैं, या मैं कहूंगा फॉर्मेटिंग कैसे ठीक करते हैं। प्रॉपर लिखा मैंने, और प्रॉपर लिख के मैंने इसको क्लिक कर दिया। इसने जो सजेस्ट किया वो ले लिया मैंने, और यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया और मैंने इसको एंटर कर दिया। तो इसने मेरा नाम सही ढंग से टाइप कर दिया। देखिए प्रॉपर, ये सब क्या है, फंक्शंस है। एक्सेल के भीतर क्या क्या क्षमताएं हैं उसका एक नमूना है ये। तो आपने देखा प्रॉपर, यानी उल्टा पुल्टा कभी डेटा आता है आपके पास, इंटरनेट से कॉपी किया या फाइलों में कुछ उल्टा तरह से गलत तरीके से टाइप किया, वो आ गया, उसको आपको सही करना है तो मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एक्सेल का प्रॉपर नाम का एक आपको फॉर्मूला, एक फंक्शन लगाना है, और आपका सारा टेक्स्ट जो है वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए, मान लीजिए ये जो मुनाफा हुआ, ये जो इतने सारे लोग हैं, इन लोगों में से सबने इतना बेचा, और आप ये जानना चाहते हैं कि भाई इसमें से सबसे ज्यादा किसने बेचा। अब इसमें तो हम मान लीजिए ढूंढ लेंगे कि किसने बेचा, लेकिन अगर यहाँ 2000 होते तो आप कहाँ ढूंढते कि किसका रिजल्ट सबसे अच्छा रहा, नहीं ढूंढ पाते ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप मान लीजिए यहाँ जाते हैं, इस जगह मान लीजिए मैं लाना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा बिक्री कितनी हुई हमारी, किस सेंटर में किस आदमी ने सबसे ज्यादा बिक्री की। तो यहाँ पर जाऊंगा, मैं बराबर का निशान लगाऊंगा और मैं यहाँ पर लिखूंगा मैक्स। मैंने लिखा, एक फंक्शन है मैक्स, ये मैक्स पर मैंने क्लिक कर दिया, और उसके बाद मैंने ये जो था वास्तविक बिक्री, इसको पूरा सिलेक्ट कर लिया ऐसे, और मैंने एंटर दबा दिया। तो ये इसने बता दिया कि भैया सबसे ज्यादा तो इसने बेचे 567। इसी को मान लीजिए मुझे यहाँ लिखना होता है सबसे कम किसने बेचा, कि सबसे खराब परफॉर्मेंस किसकी रही, तो मैंने यहाँ लिखा MIN मिनिमम। ये मिनिमम करने के बाद फिर मैंने उसी को सिलेक्ट कर लिया ये, तो इसने फिर मैं जैसे एंटर दबाऊंगा, मिनिमम इतना रहा भाई। देखा आपने, तो सारा सब कुछ कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं, मिनिमम हो मैक्सिमम हो आदि आदि। अच्छा, कई बार क्या होता है कि जैसे आपको मान लीजिए प्रतिशत निकालना है, जैसे हमने कहा कि राजस्व इतना हुआ, मुनाफा इतना हुआ, या बिक्री इतनी, ये इतना मुनाफा हुआ तो कितना प्रतिशत दिया जा रहा है, या मान लीजिए आपको किसी भी प्रकार का प्रतिशत निकालना है। जैसे मान लीजिए यहां मैंने लिखा 560, मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूं 50 कर दिया मैंने। इस 50 को मुझे देखना है कि ये कितना प्रतिशत आता है। मान लीजिए मैं इसको कोई एक नियम सा बनाता हूं कि हमने ये कहा था कि भाई सब लोगों को कम से कम जो है आपको 200 बेचने हैं, 200 आपको सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर बेचने हैं, ये नियम हमने रखा था मान लीजिए। तो हमको जरूरत पड़ेगी यहाँ पर किस चीज की, परसेंटेज की, कि किस आदमी ने कितने प्रतिशत बिक्री की, है ना। तो ये 200 को मान लीजिए मैंने यहाँ पर ऐसे कर दिया, 200 सबको 200 कॉपी हो गया, और यहाँ पर मैं लाना चाहता हूँ कि कितने प्रतिशत इस व्यक्ति की परफॉर्मेंस रही। तो मैंने बराबर का निशान लगाया, और बराबर का निशान लगाने के बाद में मैं क्या करूंगा, मैंने कहा कि ये डिवाइडेड बाय ये वास्तविक बिक्री, और यहाँ पर मैंने लिख दिया परसेंट, और अब मैंने एंटर दबाया। देखिए ये परसेंटेज निकाल दिया इसने कि 35.27% इसका रहा। उल्टा कर दिया, हालांकि मैंने उल्टा कर दिया, मुझे उल्टा करना चाहिए था करना। एक मिनट में करता हूं।
मुझे ऐसे करना चाहिए था बराबर, और ये जो था ये पहले लाना चाहिए था, और इसमें डिवाइड आपको करना था इससे, और फिर उसके बाद परसेंटेज लगाना था और एंटर करना था। तो इस व्यक्ति की परफॉर्मेंस रही 283%। इसने 283% बिक्री कर दी लक्ष्य की तुलना में, और बाकी लोगों ने देखिए कितनी की, बाकी सबका भी आ गया। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने प्रतिशत निकाला। प्रतिशत का तरीका बहुत आसान है, आपने डिवाइड किया और आगे परसेंट लगा दिया, फॉर्मूले के आगे परसेंट जोड़ दिया, अपने आप प्रतिशत बन के आ गया। तो ये 2-4 चीजें मैंने आपको बता दी, एक आध और बता दूं क्योंकि समय हमारा लगभग हो गया है। बाकी एक बार और करना पड़ेगा हमें ऐसा लगता है एक्सेल का, लेकिन एक चीज बता दूं ताकि आपको थोड़ा सा इनसे एक कदम और आगे ले चले हम, ताकि आपको अच्छा लगेगा। इसके लिए मैं आपको ये जो डेटा हमने इधर डाला था उसकी तरफ ले चलता हूँ, थोड़ा आसान डेटा लेता हूँ ताकि आपको एक आध इंटरेस्टिंग चीजें और दिखा दूं। यहां से मान लीजिए हमने इस डेटा को मैं वापस कॉपी करता हूं और इधर ले आता हूं ताकि आपको मैं दिखा सकूं। अधिकतम 5 मिनट में और लूंगा, और उसके बाद फिर लगता है कि एक्सेल का एक हमें और करना पड़ेगा सेशन। तो आपने देखा ये हमारा डेटा था। अब मान लीजिए हमें चार्ट बनाना है ना, या आपको एक और चीज दिखा दूं कि आप कंडीशनल कैसे इसको देखते हैं कि भाई किस व्यक्ति ने कितना किया और तो उसको कितना कमीशन मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपने एक शर्त भी रख दी, आपने एक शर्त रख दी कि भाई जिस व्यक्ति का, जैसे हमने अभी कमीशन निकाला था, इनका परसेंटेज निकाला था, और आपने एक शर्त रख दी कंपनी ने, आपने शर्त रख दी कि जिस व्यक्ति ने कम से कम 200% किया होगा बिक्री, उसी को कमीशन मिलेगा, अतिरिक्त कमीशन, उनको बोनस मिलेगा। मान लीजिए आपने ये शर्त कर दी कि जिस व्यक्ति ने कम से कम 200% लक्ष्य हासिल किया होगा उसको हम बोनस भी देंगे। तो आपको क्या करना है, उसके लिए भी आप फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हो, और वो फॉर्मूला क्या है, इफ फॉर्मूला, IF, इफ फॉर्मूला। इफ फॉर्मूले का प्रयोग कैसे करते हैं मैं दिखाता हूं आपको। यहां पर मैं गया और मैंने कहा, यहां लिखा बोनस मिलेगा या नहीं, मतलब अब यहां जाता हूं मैं और मैं कहता हूं कि ये वाला जो है अगर ये 200 से ज्यादा है तो हाँ, नहीं तो नहीं, इस व्यक्ति को दें या नहीं दें। तो यहाँ पर अपने आप डिसाइड हो जाएगा, 5000 लोग हैं तो 1 सेकंड में 5000 लोगों का निर्णय आ जाएगा कि किसको देना है बोनस और किसको नहीं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ क्लिक करेंगे और एक फंक्शन है जिसका नाम है इफ। इफ यानी यदि, बराबर का निशान लगाऊंगा मैं और मैंने लिखा इफ, देखिए ऐसे इफ, तो ऐसा सजेस्ट कर दिया कि हाँ इफ, बताओ क्या करना चाहते हो। तो मैंने कहा कि भैया ये जो इधर दिया हुआ है ये वाला प्रतिशत में जो आया था, अगर ये प्रतिशत जो है 200 से ज्यादा है, अगर ये जो है J2 में जो दिया है, इफ इट इज मोर देन 200, अगर 200 से ज्यादा है तो क्या है कि इसको कमीशन देना है। तो इसको हम करेंगे हाँ, या मैंने लिख दिया हाँ। और अगर नहीं है, ये मान लीजिए ये 200 से कम है तो इसको नहीं मिलेगा कमीशन, तो मैंने लिखा नहीं। भाषा बदलनी पड़ रही है इसलिए थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि ये टाइप में गड़बड़ी कर रहे हैं बार बार। देखा आपने, मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, यहाँ पर एक फंक्शन लिख दिया। इफ इस व्यक्ति ने 200 से ज्यादा प्रतिशत अगर बिक्री की है तो इसको मिलेगा बोनस, और नहीं की है तो नहीं मिलेगा। तो ये मैंने लिख दिया हाँ या नहीं, और यहाँ पर एक निशान लगाया ये मोर देन का, मतलब ग्रेटर देन। इफ J2 इज ग्रेटर देन 200 देन यस, अदरवाइज नो। ये फॉर्मूला लगाया मैंने और मैंने एंटर दबाया तो इसने कहा हाँ भाई इसको तो मिलेगा। देखा आपने, इसने अपने आप ही कर दिया। अब ये सारी चीजें आपकी एक्सेल की पुरानी आपके मन में जो धारणाएं थी उनसे अलग है ना, क्योंकि हम सोचते थे अच्छा जोड़ हो जाता है, माइनस हो जाता है, लेकिन नहीं, इसमें बहुत सारी इंटेलिजेंस है। अब मैं इसी फिल हैंडल को नीचे ले जाता हूं, अगर तो सबका कैलकुलेशन ही अपने आप कर दिया किसको मिलेगा किसको नहीं। तो देखिए नीचे वाले सारे नहीं है, क्योंकि हमने इसकी सॉर्टिंग कर दी थी ना पहले, तो ये अपने आप ही पहले से सॉर्टिंग की हुई है। तो ये कह रहा है इन सबको मिलेगा, इनका 200 से ऊपर है, इनका नहीं है। देखिए 199 वाले को नहीं मिलेगा, बेचारा 1 रुपए से रह गया 1% से वो रह गया। तो एक्सेल ने सारी गणनाएं आपके लिए कर दी। अब मान लीजिए इसके आगे भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं ये कहना चाहूं कि हर व्यक्ति को मैं एक उसको मैं रेटिंग देना चाहता हूं, मान लीजिए हर व्यक्ति को। तो इनकी ये जो बिक्री थी, या मान लीजिए ये यहाँ पर ये जो प्रतिशत था, इसमें मैं ये करना चाहता हूं कि कंडीशनली दिखाना चाहता हूं कि भाई किसका प्रदर्शन अच्छा रहा, मुझे एक नजर में पता चल जाए कौन ऊपर जा रहा है कौन नीचे जा रहा है।
हमारा जो सेल्समैन है, कौन सेल्समैन अच्छा काम कर रहा है और कौन खराब कर रहा है। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया ऐसे, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद मैं जाता हूं, यहाँ देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग लिखी हुई है, इस पर मैंने क्लिक किया कंडीशनल फॉर्मेटिंग। और इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद मैंने बहुत सारे विकल्प दिख रहे हैं, डाटा बार्स हैं, कलर स्केल्स हैं, आइकन सेट्स हैं। मैं आइकन सेट्स पर जाता हूं मान लीजिए, और मैंने ये चुन लिया डायरेक्शनल, और इसको चुनने के बाद अब देखिए क्या हो रहा है, इसने बता दिया भाई ये सब जो लोग हैं इनका ज्यादा अच्छा है, इनका खराब है प्रदर्शन, और इनका बीच में है। तो इसने अपने आप कर लिया, इसने इन लोगों के साथ में इनकी परफॉर्मेंस को भी मुझे एंगल के रूप में भी दिखा दिए, एरो के रूप में भी दिखा दिए। मैं चाहूं तो इसको एडिट कर सकता हूं और उसको बता सकता हूं सिस्टम को कि भैया ये जो था इसको मुझे थोड़ा, मैं आपको और समझाऊंगा एक्सेल को कि आप इसको ऐसे करो। जैसे मैंने मैनेज रूल पर गया और इसके अंदर इन्होंने क्या रूल इस्तेमाल किया है, देखिए यहाँ आप एडिट रूल पर क्लिक करेंगे तो आपको बताएगा कि एक्सेल ने क्या रूल लगाया था, किस आधार पर उसने हरा और लाल और पीला बनाया। तो एक्सेल बता रहा है कि भैया जिनको 67% मतलब जिसकी वैल्यू थी मैक्सिमम से, उनको तो मैंने ग्रीन दिया है, 67% या ऊपर वाले यानी 2/3 से ऊपर वाले उनको मैंने ग्रीन लगाया है, और जो 1/3 से बराबर या नीचे है उनको मैंने लाल लगाया है, और बीच वालों को मैंने पीला लगाया। ये एक्सेल आपको बता रहा है, देखा आपने। आप चाहें तो उसको बदल दीजिए, आप कहें कि भाई नहीं मुझे तो ये यहाँ पर मान लीजिए नंबर चाहिए, और जिसने भी 200 से ज्यादा लिया है उसको आप ऐसा ग्रीन दिखाओ, और जिसने भी 200 से कम लिया है, मान लीजिए 200 से 199 या उससे कम लिया है, तो उनको आप नहीं, इसको आप ठीक है मैं दोबारा करता हूं, ये कुछ गड़बड़ हुआ। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पर मान लीजिए आपने कहा कि 200 नहीं, यहाँ पर मैंने 0 ही कर दिया मान लीजिए। अच्छा पीला वाला है ना, तो पीले के लिए मैंने कहा कि अगर इस व्यक्ति को 200 मिला तो इतना, अगर 180 तक का है तो मैं इसको पीला दे दूंगा, और अगर मान लीजिए कि उससे नीचे का है तो उसको लाल दे दूंगा। मैंने उसको बता दिया। ये कह रहा है कि वैलिड परसेंटेज नहीं, क्योंकि यहाँ मैंने परसेंट को नंबर करना था। तो मैंने मान लीजिए यहाँ पर 180 कर दिया, और अब मैं देखता हूँ ओके करके तो क्या होता है। ओके कर दिया तो अब इसने मेरा वाला रूल लगा दिया, देखिए यहाँ पर, यानी 200 से नीचे वालों को, इनको 2 को इसने पीला दिखाया, बाकी हरे दिखाया, यहाँ पर लाल दिखाया। तो यानी आप बहुत कुछ बदलाव कर सकते हैं एक्सेल में। आप चाहें तो मुनाफे को आप बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज में ला सकते हैं। जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए और आपने यहाँ पर डेटा बार्स में गए और आपने ये इस तरह से दिखा दिया। अब आपको देखिए दिखाया जा रहा है कि किस व्यक्ति का मुनाफा जो था किस लेवल पर जा रहा है। देखा आपने, मतलब चार्ट बनाने की भी जरूरत नहीं रही, यहीं पर चार्ट दिखाया जा रहा है आपको। मुनाफा सबसे ज्यादा जिसका हुआ उसको इसने बेस बना लिया, आधार बना लिया, और उसके आधार पर बाकी सबका बता रहा है कि ये लगभग इतना कम है इसका चार्ट, इसका इतना है। मतलब परफॉर्मेंस आपको एक नजर में, एक झटके में दिखाई दे रही है। तो ये सब चीजें भी इसमें है। अब मैं ज्यादा नहीं दिखाऊंगा, अंतिम चीज आपको दिखाता हूँ और फिर बंद करूंगा। मान लीजिए मैंने ये सब कॉपी किया यहाँ से और मैं यहाँ पर ले आता हूँ इसको, ताकि मैं आपको बेहतर ढंग से दिखा सकूं। और इसको मैं डिलीट करता हूँ, एक चार्ट दिखाऊंगा आपको। तो चार्ट बनाएंगे हम लोग, क्योंकि चार्ट जरूरी होता है, आप सबको जरूरत होती है, क्योंकि हो सकता है आप में से अनेक लोग अगले सत्र में ना हो, या हम अगला सत्र ना कर पाए एक्सेल पर, तो वो बताना जरूरी है। तो चार्ट दो तरह के, वैसे 2 तरह के मेन चार्ट है, वैसे बहुत तरह के चार्ट्स होते हैं, लेकिन हम मान लीजिए बनाते हैं वस्तु और कीमत को। हमने ये चुन लिया, 2 चीजों को चुना हमने पहले, और इनको चुनने के बाद हम जाते हैं और हम आपको दिखाएंगे। हम जाएंगे इंसर्ट में और वहां पर हमको चार्ट मिलेगा। तो 1 सेकंड के लिए मैं पहले चार्ट पे जाऊं। तो मैं चला गया इंसर्ट में, जाता हूं, और इंसर्ट में यहाँ चार्ट्स हैं बहुत सारे। देखिए आपको, आप जो चाहे चार्ट चुन सकते हैं। यहाँ पर चार्ट में रिकमेंडेड चार्ट्स हैं। ये कह रहा है कि मैं खुद आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, आप चाहो तो जी। तो हमने यहाँ पे इनको 2 कॉलम को मैंने सिलेक्ट किया है सिर्फ। इनको सिलेक्ट करने के बाद बस 2-3 मिनट और हैं और उसके बाद बंद करेंगे हम। ये अंतिम चीज दिखा रहा हूं मैं। तो मैंने ये चुना और इसके बाद मैं रिकमेंडेड चार्ट्स में जाऊं तो यहाँ क्लिक करके बहुत सारे चार्ट ये खुद ही मुझे बता रहा है एक्सेल, लेकिन मैं चाहूँ तो खुद अपना चुन सकता हूँ। जैसे आप इंसर्ट में गए हैं, इंसर्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पर चार्ट दिखाई दे रहे हैं। आपने यहाँ पर अपनी मर्जी का चार्ट चुन लिया। जैसे मान लीजिए मैंने ये 2D कॉलम चुन लिया या 3D कॉलम चुन लिया। काफी अच्छा लग रहा है, देखा आपने, ये चार्ट मेरा बन के आ गया बहुत आसानी से। अब ये चार्ट आप जिसको चाहें दिखा सकते हैं।
अब आप इसको आकार कम ज्यादा भी कर सकते हैं, ऐसे आप खींचेंगे तो कम हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, देखा आपने। और इनको आप एडिट भी कर सकते हैं, यहाँ पर डबल क्लिक करिए, यहाँ पर कुछ भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, जैसे आपने लिखा परफॉर्मेंस या प्रदर्शन लिख दिया तो यहाँ पर आप प्रदर्शन लिख दीजिए। चार्ट को आप एडिट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब आप कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपने ये जो चार्ट था, आप जब क्लिक करेंगे तो ये दिखा रहा है कि इन दोनों को आपने चुना था। अब मान लीजिए आपको बाद में ध्यान आया कि अरे मुझे तो एक और इसमें ये मुनाफा भी डालना था, तो क्या करेंगे? तो चार्ट को आपको डिलीट करने की जरूरत नहीं है। देखिए ये वाला जो था ना आपका, इसमें ये फिल हैंडल है ना आपका, ये फिल हैंडल बेचारा यहाँ भी काम करेगा, इसको ऐसे ड्रैग करके यहाँ ले जाइए तो देखिए क्या हुआ, अपने आप मुनाफा इसमें ऐड हो गया, जुड़ गया आपका। ठीक है, दोबारा दिखाता हूँ आपको। आपने ये प्रदर्शन पर क्लिक किया, इस चार्ट पर क्लिक किया तो आपका जो डेटा था वो हाईलाइट हो गया जो इसमें इस्तेमाल हुआ है, और उसके बाद वो जो फिल हैंडल था उसको आपने पकड़ा और इसको ड्रैग कर लिया तो आपका ये प्रदर्शन जो था इसमें एक और जुड़ गया। मान लीजिए कमीशन भी जोड़ना चाहते हैं तो और ड्रैग कर दीजिए, कमीशन भी आ गया इसमें नीचे छोटा छोटा छोटा, तो ये आपका बन गया। अब इसके बाद आप इसको फॉर्मेटिंग भी करना चाहेंगे, इसको सुंदर भी बना सकते हैं आप। कैसे? जब आप चार्ट को क्लिक करते हैं, जब आप इस चार्ट को क्लिक करते हैं तो अपने आप यहाँ पर डिजाइन नाम का टैब आ जाता है, डिजाइन टैब आ जाता है। इस पर आप यहाँ क्लिक कीजिए और देखिए कई सारे सुंदर डिजाइन यहाँ दिखाए जा रहे हैं, तो इनमें से कोई भी एक चुन लीजिए। जैसे मैंने ये चुन लिया तो अब देखिए कितना सुंदर हो गया, ज्यादा अच्छा लग रहा है ना। और उसके बाद मैं चाहूँ तो इसके रंग भी बदल सकता हूँ, यहाँ पर चेंज कलर्स पे जाऊंगा और मैं कलर चेंज कर दिया मैंने, मान लीजिए ग्रीन ले लिया या जो भी है, मैं अपना जो चाहूँ कलर चुन सकता हूँ। देखिए कई कलर्स इसमें आपके आ रहे हैं, आप जो चाहें इसमें चुन सकते हैं, जो भी आपको सुंदर लगता हो। तो आपके चार्ट को आप बेहतर से बेहतर, सुंदर से सुंदर इस तरह से बना सकते हैं। आप चाहे तो इसका बैकग्राउंड भी बदल सकते हैं, आप चाहे तो तमाम तरह की चीजें इसमें कर सकते हैं। जैसे आप चेंज कलर्स में जाएंगे तो आपको अनेक विकल्प यहाँ पर दिखाई देंगे जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहरहाल ये आपने देखा। अब एक अंतिम चीज दिखाऊंगा। एक चार्ट आपने देख लिया, इसको बोलते हैं बार चार्ट। ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है और बहुत आसान, बहुत सुंदर चार्ट है। इसको मैं हटा देता हूं और आपको बार चार्ट दिखाता हूं। बार चार्ट का मतलब है कि जो आपको गोल चार्ट बनता है, लेकिन गोल चार्ट में और इसमें जो बार चार्ट में फर्क ये है कि बार चार्ट में कई कॉलम हो सकते हैं, लेकिन गोल वाला चार्ट जो है, पाई चार्ट जिसको बोलते हैं, पाई चार्ट बोलेंगे उसको, वो उसमें 2 ही कॉलम होने चाहिए। तो ये 2 कॉलम हमने चुने, कीमत और ये। और उसके बाद हम क्या करेंगे, वही हम जाते हैं मान लीजिए इंसर्ट में, और यहाँ पर चार्ट्स के स्टाइल दिए हुए हैं। इसमें से मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर मुझे पाई चार्ट चाहिए, तो वो कहीं पर दिख रहा है क्या? ये रहा 2D पाई, 3D पाई। तो 2D पाई अगर मैं करूंगा तो ऐसा चार्ट बन जाएगा, देखा आपने। और अगर मैं 3D करूंगा तो और सुंदर लगेगा, ऐसा बन जाएगा। और अगर मैं डोनट बनाना चाहूँ, ऐसे भी चार्ट आपने देखेंगे, वो इससे बन जाएगा। तो बहुत आसान है तरह तरह के चार्ट्स बनाना एक्सेल के जरिए। और उसको बनाने के बाद जैसे ये बना लिया आपने, तो आप इसको, इस पर मान लीजिए आप राइट क्लिक करते हैं तो इसके बहुत सारे आप इसमें बदलाव भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फॉर्मेटिंग करने के भी ऑप्शंस मिलेंगे, और आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से, तो आप इसको फिर बाद में कहीं भी कॉपी कर लीजिए। आप स्निपिंग टूल से स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने, और इसको बाद में मैंने मान लीजिए मेरी वर्ड फाइल में डालना है तो मैं वर्ड में गया और वहां इसको पेस्ट कर लिया। तो ये जितने भी चार्ट आपने बनाए जहां चाहे फिर आप ले जा सकते हैं। तो ये आपस में बहुत आराम से काम करता है। अब मैं आपको जो ये पाई चार्ट दिखा रहा था, इसको दोबारा दिखाऊंगा। मैंने यही 2 कॉलम चुन लिए, अंतिम है ये फीचर। यहाँ मैंने क्लिक किया और मैं गया पाई चार्ट पर, यहाँ पर मैंने 3D पाई चुन लिया। ये 3D पाई चार्ट है। इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि हमें सुंदर दिखाई दे। इसमें ये सुंदर वाला अपने आप आ गया, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये और सुंदर हो गया। ठीक है ना, कोई मुश्किल नहीं है ना। 2 को मैंने चुना, जब आप क्लिक करेंगे तो दिखा रहा है इन दोनों को आपने चुना था और आप इंसर्ट में गए थे और पाई चार्ट पर क्लिक किया था, बस इतना सही काम किया। लेकिन अब एक चीज और दिखाता हूँ, थोड़ा सा इसका और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। मैंने यहाँ पर क्लिक किया इस चार्ट पर, और उसके बाद इस पर क्लिक किया, इंडिविजुअल जो मेरा ये दिखा रहा है कि भाई अच्छा आपकी होस्टिंग में सबसे ज्यादा पैसे आ रहे हैं, आपकी स्ट्रीमिंग में इतने आ रहे हैं, यहाँ पर वर्ड प्रोसेसर की बिक्री इतनी हो रही है और ऑपरेटिंग सिस्टम की इतनी हो रही है। तो मैंने किसी एक पर क्लिक किया, मान लीजिए इस पर, और इसको डबल क्लिक करके, और मैं क्या करूंगा, इसको ड्रैग करूंगा तो देखिए क्या हो रहा है, ये अलग हो गया। आप और भी ज्यादा बेहतर इसको बहुत ही बढ़िया आप रूप दे सकते हैं। मान लीजिए आप दिखाना चाहते हैं, किसी एक चीज को हाईलाइट करना चाहते हैं, तो ये लीजिए, आपने जिसको चाहा आप अलग कर सकते हैं। और फिर इसको आप अपनी पावर पॉइंट में ले जाइए यहाँ से, और आप देखिए कितना सुंदर आप इसको दिखा सकते हैं। जैसे विजुअलाइजेशन आप चाहते हैं वैसे आप कर लीजिए। वाला हूं, पर वो खुद कह रहे हैं कि खत्म कर रहा हूं, खत्म। तो ये अंतिम है, अब ये अंतिम है, क्योंकि अब समय हमने 15 मिनट अतिरिक्त ले लिया है। उसके साथ मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत आपका सबका धन्यवाद, आपने मुझे धैर्यपूर्वक बर्दाश्त किया। मैं आभारी हूँ।
धन्यवाद बालिंदु, बहुत ही अच्छा सत्र रहा। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इतने फीचर्स हैं कि उन्हें 1 घंटे में कवर करना बिल्कुल नामुमकिन ही है एक तरह से। लेकिन बालिंदु ने बहुत अच्छा किया और हमारे पास कुछ प्रश्न जो आए हैं उनके लिए हमारे पास समय नहीं हो पाएगा, लेकिन हमने चैट को सेव कर लिया है और अगर आप चाहें तो अपना ईमेल एड्रेस इसमें डाल सकते हैं और हम आपके सवालों के जवाब के साथ आपको मिलेंगे वापस।